नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है और जानने के लिए तैयार हो चुके हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों को अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से और जो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए, पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं मेरे सभी साथी। आप लोगों को अब यह जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम बदलकर अपनी पाठशाला हो चुका है। तो अब फिलहाल आपका आरएनए शो है और अपनी पाठशाला चैनल का नेम है। तो बार बार अब आप इस चीज को अपने दोहराव में, अपने नॉलेज में अगर बनाए रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि परिवारजनों को इस बात को जानकर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट से। मोटिवेशन कोटेशन है, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। मानसिकता क्या है, अगर इसको एक लाइन में व्यक्त किया जाए तो बाकी से अपने आप को अलग रखने की कला है, रेस्ट से अपने आप को अलग रखने की कला है। सोच क्या है? कई बार हमारे दिमाग में सोच ये आती है, अक्सर जब मैं आपकी एज में रहा हूँगा, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि यार इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। ये सवाल का जवाब सोचने के लिए एक भाई साहब ने कभी मुझे ज्ञान दिया। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा कैसे होगा? ये सोचिए कि इतनी सारी सीटें हैं, मुझे तो एक चाहिए। बस ये सोच का ही अंतर था जिसने मुझे सोचने का नजरिया दे दिया, मुझे ये समझा दिया कि मेरे लिए तो मैं तो अकेला हूं, मेरे सामने इतनी सारी सीट्स हैं, लोग कौन कितनी तैयारी कर रहे हैं ये उनकी मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन मैं मेरी मेहनत को अगर कंपैरेटिवली अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा तो निश्चित मनोवांछित अनुकूलताएं मिलेंगी। बस उसका दिन था और आज का दिन था। हमेशा यही लगता है कि मेरे लिए तो हमेशा विकल्प खुले हैं और विद्यार्थियों को भी यही प्रेरणा देता रहता हूं कि जीवन में हम सबके लिए बहुत सारे विकल्प खुले हैं, आवश्यकता है सोच के अनुसार उसको इंप्लीमेंट करने की। तो चलिए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। मेरे साथी अंकित मिश्रा, शुभम, मयंक, बीपी, नवनीत, सुरजीत, सत्यम, विवेक, विक्की रानी, सभी साथी मेरे साथ लाइव उपस्थित हो चुके हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। कल रात को हमने आपको एक सेशन करवाया था कि क्या भारत आने पर गिरफ्तार हो जाएंगे पुतिन, और आपको बताया था कि एक ऐसी घटनाक्रम हुई है जिसके चलते इस प्रकार का प्रश्न उठना लाजमी हो गया है। क्या घटनाक्रम हुई है? हाल ही के अंदर यह देखा गया है कि जो पुतिन है उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन के तुरंत बाद पुतिन कहां मिले, तो ये आज आपकी खबर हो रही है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद यूक्रेन पहुंचे पुतिन। कल अपन ने अंकित इंस्पायर इंडिया के ऊपर यह वाला सेशन लिया था और आज की खबर क्या है कि जैसे ही गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ उसके बाद वो यूक्रेन में जो रूस के कब्जे वाले हिस्से हैं उनमें घूमने पहुंच चुके हैं। यानी अपने आप में पुतिन दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि आपके गिरफ्तारी वारंट का मेरे लिए कोई मकसद नहीं है। ना केवल इतना, बल्कि आज की खबर यह है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस के विरोध में दुनिया में माहौल बनाने का प्रयास किया, यूक्रेन के ऊपर जो रूसी कार्रवाई है उसको लोगों के दिमाग में नेगेटिव रूप से लाने का प्रयास किया, ठीक उसी की भाषा में अब रूस दुनिया के अंदर अमेरिका के द्वारा दुनिया के देशों को जो बर्बाद किया गया है उनके बारे में जानकारी देना शुरू करेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है कि वो दुनिया को यह अवेयरनेस देगा कि देखो दुनिया में क्या गलत हुआ है। असल मायने में क्या है? असल मायने में स्थिति कुछ यूं है कि अमेरिका ने भी बहुत सारे देशों पर यह डाउट करते हुए कि इसके पास कुछ गलत हो सकता है, उन्हें बर्बाद कर दिया है। उसका जीवंत उदाहरण है इराक, और इराक में फिलहाल अमेरिकी हमले के पूरे होने जा रहे हैं 20 साल, और 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशंस के अंदर रूस इस प्रस्ताव को उठाने वाला है कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा इराक पर हमला करके केवल शक के बिना पर कि हां इनके पास में बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, इसके आधार पर उन्होंने इराक को न केवल बर्बाद किया अपितु सद्दाम हुसैन को फांसी तक दे दी। अब दुनिया के सामने रूस अमेरिका के इस चेहरे को लाने जा रहा है कि जो अमेरिका दुनिया में यूक्रेन के अंदर रूसी जो कार्रवाई की गई है उसको गलत दिखा रहा है,
पहले अमेरिकी चेहरे को भी लोग जान लें और उन्हें रिवाइज करवा दें कि देखिए इन्होंने क्या किया था। इसका मतलब दोहरा तरीके से अब पुतिन अपने आप में डिप्लोमेटिक तरीके से एक्टिवेट हो गए हैं। अभी तक वो जितने तरीके से एक्टिवेट थे वो सीमाई क्षेत्रों पर थे, यानी कार्यवाही के समय पर एक्टिवेट थे, और अब जिस तरह से एक्टिवेट हुए हैं उसे देखकर लग रहा है कि वो आने वाले समय में अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए आज हम इन दो खबरों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन मेड ए सरप्राइज विजिट to the occupied Ukrainian port city of Mariupol on Saturday night, और उन्होंने बकायदा यहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। मैरियोपोल कहां है तो एक बार के लिए नक्शे पर देख लीजिए, आपको यह यूक्रेन दिखाई पड़ता है। इसके पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती हिस्सों की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बॉर्डर एरियाज आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये यूक्रेन के वो हिस्से हैं जिन पर रूस ने कार्रवाई की। फिलहाल रूस का यहां पर अपना अधिकार क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर फिलहाल जिनमें से मैरियोपोल नामक जो स्थान है ये वो स्थान है जो कि पोर्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सी ऑफ अजोव में यहीं से एक पोर्ट बना हुआ है। सी ऑफ अजोव ब्लैक सी से कर्च स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पुतिन के द्वारा क्रीमिया पर भी यात्रा की गई है। क्रीमिया वो है जहां वर्ष 2014 के अंदर रूस के द्वारा अधिकार किया गया था। अब यहां पर अपनी यात्रा के तुरंत पश्चात वो मैरियोपोल गए, वहां जाकर लोगों से हालचाल जाने और यह कहा कि जो भी विस्थापित होकर यहां से चले गए हैं उन्हें पुनः बसाने का प्रयास किया जाएगा और शहर को पूरी तरह वापस पहले जैसा बना दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं पुतिन विजिटेड मैरियोपोल लेट सैटरडे ओवरनाइट इनटू संडे, यानी सैटरडे और संडे जिस समय आप लोग आराम से अपने परीक्षा का रिवीजन कर रहे थे, जो कि हमने टेस्ट पर मॉर्निंग में कल लिया था, उसी दौरान पुतिन जो है वो क्रेमलिन से निकल करके यात्रा पर निकले हुए थे। ये वो तस्वीर है जिसमें ये पता चलता है कि पुतिन हेलीकॉप्टर से मैरियोपोल पहुंचते हैं और खुद गाड़ी ड्राइव करके मैरियोपोल में लोगों से मिलने जाते हैं। ये तस्वीर दर्शाती है कि पुतिन कितने एक्टिवली फील्ड पर पहुंच करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें यह विश्वास दिला रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न जरूर आएगा कि मैरियोपोल तो वो स्थान था जिस पर रूसी आक्रमण हुआ था, ऐसी स्थिति में वहां पुतिन पहुंचकर लोगों से मिल किस मुंह से पाएंगे। वास्तविकता यह है कि पुतिन के समर्थक ही लोग हैं जो इस डोनबास, मैरियोपोल इन क्षेत्रों में या क्रीमिया में रहते हैं। असल में यूक्रेन का जो पूर्ववर्ती हिस्सा है वहां पर रूसी लोगों की ही प्राथमिकता हुआ करती थी, वही लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे जो रूस समर्थक थे और वो यूक्रेन से इस हिस्से को रूस को ही देने का वादा किया करते थे। फिलहाल यहां पर रूस ने जो भी कार्रवाइयां की हैं वो यूक्रेनी फोर्सेस पर की हैं, ना कि लोगों पर की हैं। फोर्सेस पर क्यों की हैं? क्योंकि पुतिन का मानना था कि यूक्रेनियन फोर्सेस उन लोगों के ऊपर ज्यादती कर रही हैं जो रूसी समर्थक हैं। इसी कारण से पुतिन अपने समर्थकों से मिलने इस प्रकार से गए हैं, यानी मैरियोपोल में रह रहे या कहिए पूर्ववर्ती यूक्रेन में रह रहे रूसी नागरिकों से मिलने गए हैं। कुछ समर्थक, जैसे मान लीजिए कल को भारत जो है वो पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में जहां पर भारत समर्थित लोग रहते हैं वहां की यात्रा करे। जिस प्रकार से भारत पहले बांग्लादेश का यानी पूर्वी बांग्लादेश जो क्षेत्र है वहां के लोगों से मुलाकात करता होगा, कुछ उस प्रकार की हरकत इन्होंने अब अपने कब्जे में लेने के बाद उस क्षेत्र की है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी यहां तक क्लियर हो गई होगी। ये यहां पर जाकर के लोगों से पर्सनली मुलाकात करते हैं, उनके हालचाल जानते हैं, इसके वीडियो मार्केट में आते हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि किस प्रकार से इनका आना काम का रहा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में हमने आपको यह जानकारी दे दी और इन्होंने बकायदा यह कहा कि हम यहां पर बढ़िया तरीके से रिकंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। लोगों के साथ जाकर यहां पर थिएटर में बैठकर पूरी तरह से गलियों में घूमकर उन्होंने चीजों को जांचा। जब यहां पर गए तो फिर प्रतिक्रिया यूक्रेन की आना लाजमी था। यूक्रेन कह रहा है कि हर चोर चोरी करने के बाद या हर गुनहगार क्राइम करने के बाद में क्राइम सीन देखने दोबारा आता है। ठीक उसी प्रकार से पुतिन मैरियोपोल में आकर पहुंचे हैं, तो यह जानकारी इन्होंने यहां पर दी है। ठीक है, मतलब लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन रूस ने लोगों को आश्वस्त करते हुए रूसी समर्थक लोगों ने एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में देखकर यह लग रहा है कि आने वाले समय में मैरियोपोल डेवलप हो जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत शहर के रूप में, लेकिन वो रूसी क्षेत्र होगा या रूसी हिस्सा होगा, जिसे आप यहां पर देख पा रहे हैं।
जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में मैरियोपोल, जो कि पूरी तरह से जो अभी युद्ध के काल से बाहर निकल रहा है, यहां पर डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं और जल्दी ही इसे पूरी तरह विकसित कर दिया जाएगा, ऐसी तस्वीरें बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये रूसी प्रतिक्रिया है। जेलेंस्की के जो जेलेंस्की के एडवाइजर हैं उनकी प्रतिक्रिया है कि भाई साहब, क्रिमिनल अपने क्राइम सीन को दोबारा देखने आया है। पुतिन का अपना एंगल है कि जिन लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया उन लोगों से मैं मिलने आया हूं, क्योंकि जो लोग रूस समर्थक थे उन्हीं के चाहने पर मैंने ये कार्रवाई की थी और मैं इसीलिए मिलने आया। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, आपने इतनी पक्ष जान लिए। तो ये तो हुई पहली कहानी खत्म। अब दूसरी कहानी इसी सेशन के अंदर रूस से संबंधित। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि शुरुआत में अमेरिका ने चाहे आईसीसी के अंदर रूस को एक तरह से क्रिमिनल दिखाने की कोशिश की हो, ठीक उसी प्रकार से अब रूस अमेरिका के खिलाफ लोगों को एक करने का प्रयास करेगा। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, क्या यह संभव है कि रूस के साथ लोग आ पाएं? जी बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो निश्चित ही अमेरिका के कई सारे हथकंडों से पीड़ित रहे हैं। इसी प्रकार का प्रयास यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इराक से जुड़ा हुआ मसला उठाकर करने जा रहा है। कौन? रूस। क्या घटना है? वर्ष घटना 2003 की है। क्या घटना है साहब? यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर या नाटो अलाइज के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस की परमिशन लेकर इराक पर हमला किया था। इराक पर हमला क्यों किया था? तो कारण बताया गया था कि इराक में जो सद्दाम हुसैन हैं उनके पास में कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि मास किलिंग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। केमिकल वेपन हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल वेपन हो सकते हैं। उनके खात्मे के लिए यूएस को अटैक करना होगा। फिलहाल इस 20 तारीख को इराक पर अमेरिकी आक्रमण के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्लोबल टाइम्स यानी चीन का अखबार लिखता है, इराक वार 20 इयर्स ऑन, हेजिमोनी यानी वर्चस्व जिसने थ्रेटन्ड किया दुनिया की शांति को, शुड बी कंटेन्ड, यूएस डिसीजन मेकर शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, जिसकी वजह से अमेरिका के निर्णयकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी इस खबर ने स्वतः ही बता दिया है कि अगर रूस के द्वारा कोई भी इस तरह की कार्यवाही करने का सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया जाता है तो चीन की मंशा क्या है। यानी चीन भी एक प्रकार से रूस के साथ मिलकर अमेरिका को अकाउंटेबल ठहरा सकता है। सवाल बड़ा बनेगा कि क्या वाकई में चीन इस मामले में रूस के अमेरिका के इतना खिलाफ जाकर खड़ा हो जाएगा? जवाब हाँ में प्रतीत होता है, क्योंकि यहां पर जो इराक पर इन्वेजन हुआ था वो पूरी तरह से ईरान विरोधी था। इस घटना को थोड़ा विस्तार से हम समझने की शुरुआत इस तरह से करते हैं, फिर हम आपको एक एक करके सारे पक्ष बताएंगे। असल में साथियों, जो इराक पर इन्वेजन हुआ था उसकी 20th एनिवर्सरी होने जा रही है। इराक कहां है, एक बार के लिए अगर आप ये जान लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको यहां से क्लियर होने लगेंगी। साथियों, ये तस्वीर आपको जो दिखाई गई है इसमें आपको ये वाला स्थान जो दिख रहा है ये फारस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फारस की खाड़ी में इराक आपको यहां पर आता हुआ एक रेड कॉर्नर से कनेक्टेड दिखाई देता है। अगर आप जानकार हैं थोड़े से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी नदियां हैं जहां से होकर के ये इराक कनेक्टेड है, और दूसरा दुनिया की वो सबसे पुरानी कौन सी सभ्यता है जो उन दो नदियों के बीच में बसी है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ज्योग्राफी जान लीजिए। साथियों, जब हम इराक को आपको दिखाते हैं तो इसके मुहाने पर एक छोटा सा देश आपको और दिखाई पड़ता है। इस देश का नाम कुवैत है। कहानी कुछ यहीं से शुरू होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको डेमोग्राफी जानकारी हो तो बढ़िया रहेगा। ये कुवैत है साथियों। अब थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करिए। मैंने पहले भी आपको बताया था ईरान इराक के केस में, ईरान और सऊदी अरब के केस में, कि किस प्रकार से ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने थे। फिर भी मैं एक बार पुनः आपको बता रहा हूं, इराक में जो सद्दाम हुसैन हुआ करता था, जी, दजला फरात, बहुत बढ़िया, टिग्रिस यूफ्रेटस, बहुत बढ़िया, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां हैं, ठीक है, और उनके बीच के स्थान को, दो नदियों के बीच के स्थान को ही यहां पर जो सभ्यता का नाम दिया गया, दैट वाज मेसोपोटामिया। तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता इराक में ही थी, दैट वाज नेम्ड एज मेसोपोटामिया, और वो दो नदियों के बीच में थी। नाम था उनका टिग्रिस और यूफ्रेटस। बहुत बढ़िया। अब फिलहाल के लिए आप थोड़ी आगे की जानकारी ले लीजिए। मैंने आपसे कहा कि इराक में सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था। सद्दाम हुसैन मुस्लिम धर्म के सुन्नी शाखा से संबंध रखते थे।
लेकिन इराक में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया समर्थक है या शिया मेजॉरिटी है। शिया पड़ोसी देश ईरान भी है और शिया इराक में भी थे, लेकिन सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी थे। समझ में आने लायक बात यह है कि सुन्नी जो कि माइनॉरिटी में है और यदि वो इराक की मेजॉरिटी पर शासन कर रहे हैं तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भड़काने का काम जो अमेरिका ने कभी अनजाने में किया था उसका खामियाजा इराक को युद्ध के रूप में देखने को मिला। सद्दाम हुसैन में शुरुआत में ये इन्फिनिटी पैदा होने लगी कि कहीं कल को ऐसा ना हो जाए कि शिया लोग मुझे हटाने की तैयारी करें, इसलिए उन्होंने खुद की तरफ से ईरान पर अटैक कर दिया। इस वजह से इराक और ईरान के बीच में लंबा युद्ध चला और इस बॉर्डर पर हुए युद्ध का परिणाम क्या निकला कि अमेरिका को बीच में मध्यस्थता करके या अपनी तरफ से कुछ कार्रवाइयां करके इस युद्ध को रुकवाना पड़ा। समय बीतता गया। इराक के द्वारा वर्ष 2002 के अंत में कुवैत पर कब्जा कर लिया गया। कुवैत पर कब्जा करने का बहुत बड़ा कारण यह था कि इराक ईरान युद्ध से जब इराक को घाटा हुआ तो उसने अपेक्षा की थी कुवैत से कि वो तेल उत्पादन कम करके प्राइसेस जो ऑयल के हैं उन्हें बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन कुवैत ने तेल उत्पादन बढ़ा करके मार्केट में तेल के प्राइसेस को नीचे लाने की हरकत की, जिससे इराक को आर्थिक रूप से बड़ा घाटा उठाना पड़ा। इराक ने इस वजह से कुवैत को धमकाकर यह कहा कि तुम यदि तेल उत्पादन कम करना ही करोगे तो हमें आर्थिक नुकसान होगा, इससे परिणाम ये निकलेंगे कि हमें आप पर कार्रवाई करनी होगी। और यही हुआ, इराक ने कुवैत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इराक का कुवैत पर कब्जा होते ही आपने इंडिया की एक फिल्म है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अक्षय कुमार की एक फिल्म इसी पर बनी हुई है, आप उससे भी रिलेट कर लेंगे यदि याद आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। इराक में सद्दाम हुसैन ने जैसे ही कुवैत नामक देश को पूरी तरह 2003 में मिटा दिया, उस दौरान इनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई और इन्होंने निकल करके सऊदी अरब पर भी आक्रमण करने का प्लान कर लिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका इस मसले में अपनी एंट्री चाहता था। एंट्री के रूप में अब तक एक घटना दुनिया में और हो चुकी थी और वो ये थी कि अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था, जिसके चलते अमेरिका अमेरिकी विरोधियों को दुनिया के किसी भी कोने में मिटाना चाहता था। इसके चलते जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में जितने भी हमारे विरोधी हैं उन्हें मिटाया जाएगा। सद्दाम हुसैन, जिन पर यह डाउट क्रिएट किया गया कि ये केमिकल, जी हां, एयरलिफ्ट करके मूवी थी, बिल्कुल सही, जिनके पास भी सद्दाम हुसैन पर डाउट क्रिएट किया गया कि इनके पास केमिकल वेपन्स हैं और केमिकल वेपन्स होने के कारण इनके केमिकल वेपन्स को खत्म किया जाएगा और सद्दाम हुसैन को इसके लिए गिल्टी प्रूव किया जाएगा। और हुआ भी यही। अमेरिका ने 2003 में यहां पर हमला कर दिया इराक पर, केवल इस शक में कि इनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है। हालांकि आज तक इराक के पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन नहीं मिले हैं। अमेरिका यहां हमले के 20 साल पूरे कर चुका है। लगभग 1 लाख से ज्यादा इराकियों की मौत हो चुकी है। ना जाने कितने लोग बेघर हो गए और ना जाने कितने लाख लोग पलायन कर गए, लेकिन आज तक अमेरिका अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से बचता रहा है। फिलहाल रूस जो कार्यवाही कर रहा है वो ये कि लोगों को याद दिला रहा है कि हमने तो यूक्रेन में अपने लोगों की हिफाजत के लिए कार्यवाही की थी, लेकिन अमेरिका तो अमेरिकियों के भी हित में नहीं गया, केवल शक के बिना पर सद्दाम हुसैन को मिटाने चला गया, क्योंकि इराक के अंदर अमेरिका को लगता था कि वेपन्स हो सकते हैं। केवल डाउट के आधार पर तुमने लाखों लोगों की जान ले ली, ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। वो देश आज दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है मानवता का। यदि ऐसा है तो यूनाइटेड नेशंस को खुद की तरफ से कार्रवाई अमेरिका पर करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अमेरिका किस प्रकार से मानवता विरोधी है। इस काम को करने के लिए यह सारी चीजें लेकर आ रहा है। ठीक है, तो सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी अगर मैं डिटेल में भी बताने लगूंगा, मैंने यहां पर पूरी जानकारी आपको ब्रीफ में कर दी है। क्या घटना हुई, कुवैत पर इराक का क्या कहानी थी, किस तरह से सारी घटनाएं हुई। ये इराक ने जब कुवैत पर हमला किया तो उसकी न्यूज मैंने आपको यहां दे दी है। फिर जो है वो एक तरह से सुपर पावर्स जो है वो एक होती हैं, 2003 में इराक पर हमला कर देती हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसको मिटाने के लिए पूरा काम करने की सोचा। 20 दिन के अंदर 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया।
13 दिसंबर को सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाता है और अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है, यह कहते हुए कि ये केमिकल वेपन्स बना रहे थे। हालांकि दुनिया उस समय चुप रही क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व चलता था, कोई भी अमेरिका के विरोध बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। फाइनली अमेरिका ही अमेरिका रहता था। लेकिन आज रूस उसके उन्हीं चेहरे को, नकाब को उतारने की कोशिश कर रहा है। ये हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने कहा था कि हमें यह सूचना मिली है कि सद्दाम हुसैन के पास कुछ घातक हथियार हैं और उसी आधार पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि अमेरिका के लोग खुद यह मानते हैं कि यह अमेरिका का सबसे खराब फैसला था जो कि इन्होंने किया। अमेरिका के लोग कुछ इस प्रकार से इस घटना पर रिएक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इराक के अंदर 1,09,000 के आसपास लोग मारे गए, जिनमें से इतने विद्रोही, इतने मतलब ये नंबर्स तो वो हैं जो कि खुद सरकार ने भी कभी बाहर नहीं निकाले। ये तो जूलियन असांजे, जिनको विकीलीक्स के बारे में जाना जाता है, जिनको अक्सर पुलिस गिरफ्तारी रखती है, इन्होंने इनके खुफिया डिटेल से ही जानकारी निकाल कर दे दी थी कि इन्होंने कितने लोगों की जान ली है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो दुनिया के सामने आई हैं। अमेरिका ने इस कार्रवाई के दम पर $2 ट्रिलियन का खुद का भी नुकसान किया, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो तेल के ठिकानों पर कब्जा करना था, वो कामयाब नहीं हो सका, जिसके चलते अमेरिकी लोग भी सरकार को दोष देने लग गए। ये कुछ प्रमुख कारण थे। इजराइल को खुश करना, इराक पर कार्रवाई करके अपने वर्चस्व को बढ़ता हुआ दिखाना, तेल के क्षेत्रों पर कब्जा करना, ये इनके बुश प्रशासन के काम हुआ करते थे। ठीक है, तो अब देखना होगा फिलहाल क्या होगा। लेकिन इससे पहले, जैसा मैंने आप सबसे कहा है, क्योंकि ये घटना इंपॉर्टेंट है, अब इस घटना का मायना जो निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो। तो इसी पर गुजारिश भी आपसे साथ साथ जुड़ी है, आपको यदि जानकारी पसंद आ रही है तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक जरूरी बात, मैंने रविवार के दिन आप लोगों का एक टेस्ट आयोजित किया था एप्लीकेशन पर। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा। टेस्ट अपनी पाठशाला नामक एप्लीकेशन पर लिया गया था, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था, पूरे वीक भर के नॉलेज से। आपको याद होगा मंडे से फ्राइडे हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनका रिवीजन क्लास सैटरडे के दिन रखते हैं। संडे को अपने एप्लीकेशन पर एक फ्री टेस्ट आयोजित करते हैं ताकि आप उनके माध्यम से अपने लिए नॉलेज की परख कर सकें। उसी क्रम में कल जो टेस्ट हुआ था उसके विनर्स अनाउंस करने का समय आ गया है। आप सबसे गुजारिश है कि जैसे ही विनर्स का नाम अनाउंस हो, अपने अंदर निराशा का भाव ना लाएं। हमने विनर्स किस आधार पर निर्धारित किए हैं फिर से मैं बता देता हूं। हमारे विनर्स अनाउंस करने का क्राइटेरिया केवल इतना है कि वो जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं उनमें कोई कितना जल्दी सारे जवाब करता है। कारण यह है कि आप में से ना बहुत बड़ी संख्या में लोग सभी प्रश्नों को सही कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या चीज पैमाना रखी जाए, तो हम जो जितना जल्दी करता है उसी को क्राइटेरिया मानकर आपके सामने टेस्ट रिजल्ट्स को अनाउंस कर रहे हैं। चलिए, तो आज का टेस्ट रिजल्ट आपके सामने है। अपने साथियों को जरूर हौसला दें। रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे टॉप 10 विजेता जिन्होंने इस टेस्ट को निशुल्क रूप से दिया, इन विजेताओं को लेकिन हम अपनी तरफ से सप्रेम एक भेंट अंकित इंस्पायर्स इंडिया और अपनी पाठशाला से लोगो लगी हुई एक टी शर्ट इनके घर पर भेजेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप हैं उमेश मंगल, सौरभ राय, ऋषभ श्रीवास्तव, रागिनी, सुहावनी चौहान, विश्वराजन, सुरेंद्र, सत्येंद्र अरमोटी, मनु, शिव नारायण और सुदीप्ता संतरा। यह हमें बहुत खुशी देता है कि हमारी बच्चियां भी क्लास में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और लास्ट टेस्ट में तो शुरुआत की 3 विजेता ही हमारी बच्चियां थी। इन सभी विजेताओं को, जिनके नाम हमने आपसे साझा किए हैं, हालांकि कुछ बच्चियों की तस्वीरें हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाई हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके घरों पर, हाँ, चूंकि हमारे एप्लीकेशन में आपने अपना प्रोफाइल में जाकर एड्रेस अपडेट किया हुआ है, तो आपके एड्रेस पर हमारे द्वारा सप्रेम भेंट आपको भेजी जा रही है। उसे जरूर स्वीकार करें और जब आप तक वो पहुंच जाए तो उसका अगर संभव हो तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर आप हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि हम अपने साथियों से उस टी शर्ट के साथ आपको दिखा सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगली खबर की तरफ। साथियों, अगली खबर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें भी ले लेता हूं, और वो ये है, सचिष्ट, महिमा, अभिषेक, सूर्या, हाँ, जिन्होंने टेस्ट मिस कर दिया, परेशान ना हो। हर रविवार को टेस्ट होता है। आप इस वीक को अच्छे से तैयार करें, फिर संडे के दिन टेस्ट होगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। ये केवल और केवल इसका उद्देश्य है आप लोगों तक
हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आपके पढ़े हुए से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम थोड़े क्वेश्चंस को घुमा करके वहां पर आपसे पूछते हैं। निश्चित ही आप लोग उसे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए चलें साहब, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगली जानकारी, हाल ही में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए। मैसेजेस थे मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप जो कि एक यूट्यूबर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के संदर्भ में जो भी जानकारियां मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें संकलित करके कि आफ्टर ऑल मनीष कश्यप का मामला है क्या, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। चल क्या रहा है, मतलब ये असल में हो क्या रहा है, किस कारण से जहां तहां देखो ट्विटर पर भी मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस मसले को, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल मामला क्या है, चलिए इस मामले को आपको बताने का प्रयास करते हैं। जानकारी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नेंस इन सब में जुड़ी है, क्योंकि मनीष कश्यप गिरफ्तार हो चुके हैं, जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं। तो जुडिशियल कस्टडी होती क्या है, हमने एक बार पहले भी आपसे चर्चा की थी। किन मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वो आईपीसी की धाराएं आपको जानना जरूरी होना चाहिए। आपकी अवेयरनेस ना केवल सामाजिक रूप से, बल्कि यदि आप किसी भी प्रकार के मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके वो काम के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल आप यहां पर द हिंदू की एक कटिंग देख रहे हैं। द हिंदू में लिखा है तमिलनाडु माइग्रेंट्स रो। कुछ याद आ रहा है? तमिलनाडु के अंदर जो बिहारी थे उनको लेकर के कुछ मामला हुआ था, जिस पर हमने एक वीडियो भी किया था, हम बताएंगे उसके बारे में भी आपको। तमिलनाडु माइग्रेंट्स रो, मास्टरमाइंड मनीष कश्यप अरेस्टेड, ये खबर आप यहां पर देख रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट सरेंडर इन तमिलनाडु माइग्रेंट अटैक फेक न्यूज केस। ये फेक न्यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप सेंट टू जुडिशियल कस्टडी टिल मार्च 22 इन फेक वीडियोस केस। आपने अभी कभी मतलब मुझे व्यवहारिक रूप से नोटिस किया हो तो मैं बार बार एक क्लेम करते हुए पाया जाता हूं। कई बार आप में से सोचते होंगे पता नहीं सर क्यों इस तरह की बातें बोलते हैं। मैं एक क्लेम करता हुआ पाया जाता हूं कि मैं कोई संवाददाता नहीं हूं, मैं ना इन न्यूज को लिखने वाला हूं, मैं तो जो न्यूज चर्चा में चल रही हैं उन्हें संकलित करके कम समय में आप तक पेश करने का एक ऑरेटर हूं, एक यूट्यूबर हूं। आपने कई बार मुझे यह कहते हुए सुना होगा। मैं अपनी पेड क्लासेस में एक लाइन बोलता हूं, और वो कहां क्या बोलता हूं कि मैं राइटर नहीं हूं, मैंने बुक्स नहीं लिखी, मैंने पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है। यह बात बोलने पर कुछ लोगों को लगता होगा अरे यार ये मास्टर कैसा है, फर्जी टाइप का आदमी है, इसको खुद को कुछ नहीं आता। वास्तविकता है मुझे खुद कुछ नहीं आता, ना तो मैं इतना बड़ा रिसर्चर हूं कि इतने सारे नॉलेजेस को लेकर आपको एक क्लास में देने आ जाऊं, ना मैं इतना बड़ा संवाददाता हूं कि दुनिया भर में माइक लेकर घूमूं और आपको वहां की खबरें लाकर दे दूं। मैं केवल इतना सा काम करता हूं यूट्यूब पर कि देश और दुनिया की जो सुर्खियां बन चुकी हैं उन्हें आप तक अपनी भाषा में आसान संप्रेषण में समझाने का प्रयास करता हूं। इतना सा काम होता है। पढ़ने पढ़ाने में भी यही काम होता है। किताबें जो दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने या एनसीईआरटी ने लिख दी हैं उनमें से पढ़ के आपको पढ़ाता हूं। ना तो मैं वहां कमिट करता कि ये नॉलेज मेरा है, ना मैं सूचनाओं में क्रेडिट लेता कभी। तभी तो हमारा शायद ही कोई ऐसा सेशन होगा जिसमें हमने कभी किसी अखबार को क्रेडिट ना दिया हो। हम अपने पहले ही न्यूज के सेशन की शुरुआत में ही बताने का प्रयास करते हैं कि इस खबर में यहां इस अखबार में यह जानकारी लिखी है। कारण है जिस क्षेत्र में आप नहीं हैं उसके बारे में आप नहीं जानते। कुछ मनीष कश्यप मामले में भी ऐसा ही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मनीष कश्यप मामले में बताया जा रहा है कि ये यूट्यूबर जो हैं इन्होंने एक फेक न्यूज क्रिएट कर दी। फेक न्यूज से मतलब क्या था? विचार करिए कि मैं आप तक कोई घटना सुनाऊं और घटना सुनाते समय यह कह दूं कि ये मैं लाइव यहां से आपको दे रहा हूं। जब ओरिजिनल कंटेंट मेरा होगा तो ओरिजिनल कंटेंट की जिम्मेदारी भी मेरी होगी, और जब जिम्मेदारी मेरी होगी और वो जिम्मेदारी गलत होगी या सही होगी, इससे जवाबदेही मेरे ऊपर तय होगी। तो ये जो प्रक्रिया है मनीष कश्यप के केस में, वो क्या है वो फेक केस, अब मैं आपको उस पर लेकर चलता हूं। देखिए, मनीष कश्यप जो नहीं जानते हैं जान लें, यूट्यूब पर बहुत चर्चित चेहरे हैं। इनके द्वारा एक सच तक करके यूट्यूब चैनल रन किया जाता है। सच तक ही है अगर मैं सही हूं। आप नाम इनका अपने आप में मतलब इनके ब्रांड नेम से ज्यादा बड़ा है।
और बहुत युवा इनके जबरदस्त फैन हैं। मतलब बिहार के युवाओं में इनका जबरदस्त क्रेज भी है और पूरा देश इनके बेबाक अंदाज को यूट्यूब पर पसंद करता है। लेकिन फिलहाल ये सुर्खियों में क्यों आए हैं तो मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले एक मामला बड़ा ट्रेंड में था। क्या था कि तमिलनाडु से डरकर भाग रहे हैं हिंदी भाषी लोग। हमने जब ये आपको थंबनेल दिया था तो इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया था। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब है क्या ये सही है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन है आपके मन में, विस्मय है आपके मन में, क्या ये सही है, जानिए क्या है मामला। इस तरह से हमने एक मामला कवर किया था जिसमें आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन आपने यदि पूरा अगर आज समय निकालें तो आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, जो मैंने कवर किया था उसे सुनिएगा। उसमें हमने सेशन के दौरान जितनी भी न्यूज कटिंग्स थी या जो भी वीडियोस थे उसमें एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। हम क्या दोहरा रहे थे कि इनकी सत्यता मैं प्रमाणित नहीं करता। अगर आप सुनेंगे दोबारा तो पता चल जाएगा। आप तो 2 वीक पुराना है ना, एक बार सुनिएगा इसे। क्यों नहीं? क्योंकि असल में साथियों वीडियो आजकल बड़े ही तरीके से एडिट होकर के भी आते हैं और यही कारण था कि बिहार और तमिलनाडु सरकार लगातार अपनी पुलिस के माध्यम से यह दुनिया को बता रही थी कि जो बिहारियों के साथ तमिलनाडु में हो रहा है उनमें से फेक न्यूज का अमाउंट ज्यादा है। यानी जो बिहारियों के साथ तमिलनाडु में घटनाएं घटित हो रही हैं वो दुनिया को बरगलाने की घटनाएं ज्यादा हैं, रियलिटी कम है। ये जब बातें निकल कर आने लगी, बहुत सारे राजनीतिक नेताओं के बयानबाजी भी आए। सब राजनेताओं ने यह जिज्ञासा जाहिर की कि यदि ये सच है तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया, बिहार सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया। मनीष कश्यप इस मामले में इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो निकल पड़ते हैं तो उन पर अब जो आरोप लगा है वो ये कि उनके एक सहयोगी ने, अब सहयोगी कौन, जैसे मैं जो आपको ये जानकारी दे रहा हूं तो कैमरा खुद से खड़ा है, कैमरा मैन पकड़कर नहीं खड़ा है। लेकिन जब आप लाइव रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आपके साथ में कोई कैमरा पर्सन भी होगा, आपकी टीम भी होगी और आपके साथ कुछ जानने वाले भी होंगे। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने बिहारियों के साथ हो रहे अत्याचार को कवर करने के लिए एक फेक वीडियो बनाया और उसमें जिन लोगों का उपयोग किया वो असल में बिहार में ही थे, वो तमिलनाडु थे ही नहीं। बिहार के ही किसी एक क्षेत्र में वो लोग बताए गए थे कि ये इस कमरे में थे और यहीं पर यह वीडियो शूट हुआ है। जैसे फिल्में आपको ये एहसास दिलाती हैं कि वो जंगल में शूट हुई होंगी। जैसे एवेटार करके जो फिल्म आई थी, अवतार जिसे अपन जानते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं अपन कि ये स्टूडियो में शूट हुई होती है लेकिन लगता ऐसा है कि इन्हें जंगल में शूट किया गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही इस वीडियो के बारे में बताया गया कि देखकर प्रतीत ये हुआ कि ये तमिलनाडु का है, लेकिन जब सच जाना गया तो पता चला कि ये बिहार में ही शूट हुआ है और बिहार में उनके किसी जानने वाले ने इसे शूट किया है। इसके चलते मनीष कश्यप पर, चूंकि उन्होंने उस फेक वीडियो को प्रमोट किया था, इस वजह से उनके ऊपर जाली न्यूज फैलाने का केस दर्ज हुआ। नंबर 1 ये तो था नंबर 1 मामला। नंबर 2 मामला क्या हुआ, तो ये जानकारी जब बाहर निकल कर आई तो बिहार सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो पुलिस की है उसने इनके घर पर, इनके अकाउंट पर छापे मारे। घर पर जब छापा मारा, घर पर छापा मारा से मतलब क्या है, इनके खिलाफ कुछ केसेस और भी थे जिनके चलते इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। जब बार बार पुलिस के द्वारा इन्हें बुलाया गया और ये नहीं पहुंचे तो यहां की आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके अकाउंट्स को सीज किया गया और इनके घर को कुर्क किया गया। कुर्क करने का अर्थ है कि जो भी इनके द्वारा किए गए गलत कार्य हैं, जो गलत न्यूज फैलाई गई है, उससे हुआ जो नुकसान है उसकी भरपाई इनके घर को और इनके सामान को बेचकर की जाएगी। इससे हुआ क्या, इससे लोगों के मन में 2 प्रकार की भावनाएं आई। पहली भावना कि चूंकि मनीष कश्यप ने उस मसले को उठाया था जिसमें बिहार सरकार की किरकिरी हो रही थी। किरकिरी कैसे हो रही थी, क्योंकि बिहार सरकार से वो लगातार प्रश्न कर रहे थे कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं। हमने भी इस वीडियो में जब आपके सामने एनालिसिस दिया था तब ये कहा था कि ऐसी नौबत क्या है कि बिहार का युवा जो इतना टैलेंटेड है, दुनिया भर में जिसका परचम लहरा रहा है, वो आफ्टर ऑल बाहर जाकर नौकरी कर क्यों रहा है।
जिम्मेदारी तय करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और सरकार के साथ संवाद करना चाहिए कि हमें बाहर जाने की नौबत ना आए, आप हमारे लिए यही उद्योग धंधे क्यों ना लगवा लें। इसी तरह से मनीष कश्यप ने भी माइग्रेंट्स के मुद्दे पर लोगों में एक अवेयरनेस का कैंपेन अपने माध्यम से चलाया और जो वो प्रक्रिया उन्होंने चलाई उस वजह से सरकार पर दबाव बना, ये इनके फॉलोअर्स भी जानते हैं और ये बात मानते हैं। अब यहां पर प्रतिक्रिया में बिहार सरकार ने मनीष कश्यप पर कार्रवाई की, ये फिलहाल मनीष कश्यप के फॉलोअर्स और उनको जो सही मानते हैं उनका मानना है। उनका मानना है कि मनीष कश्यप ने चूंकि अपनी बात को इतना पुरजोर तरीके से रखने में एक वीडियो यदि फेक भी था, हालांकि फेक की पुष्टि मनीष कश्यप खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जांच एजेंसीज हैं उनका मानना है अगर वो वीडियो फेक है, माइग्रेंट का मुद्दा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यदि कोई इस बात को बोलता है तब तो वो सरासर गलत है। चूंकि बिहार के राजनीति में इवन बहुत सी जगह राजनेताओं ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ उठाया है। जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसमें लालू प्रसाद जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी सत्ता में है, उनसे लोगों ने खूब प्रश्न किए हैं कि यदि माइग्रेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो ये सारी फेक न्यूज हैं, इन्हें क्लियर करिए। सरकार ने वही किया। बिहार सरकार ने या बिहार पुलिस ने यह बताने का प्रयास किया कि यह खबर फेक थी जो मनीष कश्यप द्वारा वीडियो बनाकर प्रेषित की गई थी। हालांकि बहुत से इंटरव्यूज थे, बहुत से लोगों के वीडियोस थे, लेकिन एक वीडियो के आधार पर मनीष कश्यप को फिलहाल के लिए अरेस्ट वारंट जारी करके उनके सामान को कुर्क करने की कार्रवाई कर दी गई। जिससे हुआ क्या? जिससे हुआ ये कि एक प्रकार से मैसेज मनीष कश्यप के विरोध में चला गया कि भाई मनीष कश्यप जो है वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। एक और चीज यहां पर निकल कर आती है और वो क्या है, ये जब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में थी तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में थी, निरंतर प्रयास हो रहे थे और निरंतर प्रयासों में ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति ने इनके नाम से एक फैन पेज बनाकर यह दर्शाने का प्रयास किया कि मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बाद भी इशू बना है, वो ये रहा। मनीष कश्यप नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो कि फिलहाल ट्विटर ने ही बैन कर दिया है। फेक चैनल जो है वो डिक्लेयर किया गया इसे, जिसमें एक खबर प्रकाशित होती है, मतलब ट्विटर पर पोस्ट की जाती है। मनीष कश्यप अपने हाथ में हथकड़ी लगाए हुए दिखाई देते हैं और यहां पर पोस्ट करने वाला कहता है कि बिहार वासियों के लिए मैं जेल जा रहा हूं। तो ये जो इनकी तस्वीर आती है, इस तस्वीर से फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे उनके चाहने वालों में एक आक्रोश का भाव पैदा होता है। आक्रोश का भाव पैदा होता है, पब्लिक सेंटिमेंट प्रवाहित होते हैं, ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड करने लगता है, लेकिन वास्तविकता में तब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो पुलिस ने इस पेज के माध्यम से फेक न्यूज फैलाने के लिए, यानी पहला फेक न्यूज वीडियो वाला था जो कि खुद मनीष कश्यप ने नहीं बनाया था, उनके सहयोगी ने बनाया था, ऐसा मनीष कश्यप और उनके जानने वाले बोल रहे हैं। वहीं दूसरा, जिस पेज से यह जानकारी दी गई कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, यह पेज भी मनीष कश्यप का नहीं था, यह भी किसी इनके जानने वाले या चाहने वाले का था। जैसे आज अगर मैं YouTube पर हूं तो मेरे नाम से कम 1000 YouTube चैनल चल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। टेलीग्राम पर ना जाने कितनों ने अंकित अवस्थी नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं। ट्विटर पर अभी कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे नाम से कुछ लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि साहब मुझे पैसों की जरूरत है, इतने पैसे दे दीजिए। तो जो भी सोशल मीडिया पर चहेते लोग हैं उनके नाम से कुछ फेक न्यूज वाले चैनल्स भी बन जाते हैं, लोग उनके हिसाब से अपना नाम रखकर चैनल चला लेते हैं। मनीष कश्यप की ये जो तस्वीर है असल में ये 2019 की है। 2019 के एक मामले में इनको गिरफ्तार 2019 में किया गया था। उस तस्वीर को इनके चाहने वाले ने पेस्ट करके न्यूज बटोरने के हिसाब से यह दिखा दिया कि ये गिरफ्तार हो गए हैं। फिर क्या परिणाम निकला? परिणाम यह निकला कि पुलिस ने इस मामले में भी इन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर के यहां पर अब राजनीति गरमा रही है। राजनीति क्यों गरमा रही है? अब इनके खिलाफ पुलिस जिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, एक और इंटरेस्टिंग वाकया यहां क्या हो रहा है, इनकी कार्रवाइयों पर जो मीडिया रिपोर्टिंग है
या इन पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उन पर जो मीडिया रिपोर्टिंग है, उसे देखकर भी ऐसा लगता है कि मीडिया भी मनीष कश्यप के मामले में मतलब थोड़ी सी डायलेमा में ही है कि वो इनके पक्ष में रख रही, इनका पक्ष रख रही है कि पुलिस का पक्ष रख रही है। क्यों? क्योंकि असल में इन्होंने अपना जो पत्रकारिता का काम शुरू किया, लोगों के मौके पर जाकर चीजों को सीधा ग्राउंड से रिपोर्ट करने का जो इन्होंने प्रयास किया, उससे बहुत सारे पत्रकारों में भी बेचैनी थी। पत्रकारों ने यहां तक सरकार से डिमांड की है कि ऐसे यूट्यूबर्स जो कि बिना किसी पत्रकारिता के कोर्स किए पत्रकारिता कर रहे हैं या जहां तहां अपना चैनल लेकर बैठ जा रहे हैं, आजकल हर दूसरा यूट्यूबर या फिर कोई यूट्यूब पर ही, जैसे अभी फिलहाल रवीश कुमार जी खुद पत्रकार होने के नाते यूट्यूब पर आ गए, अजीत अंजुम जी जो हैं वो यूट्यूब पर आ गए, और भी बहुत सारे पत्रकार जो पत्रकारी पेशे से थे वो भी यूट्यूब पर हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर खुद पत्रकार बनकर इस समय इस पेशे में हैं। तो कुछ पत्रकार तो ये तक डिमांड कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स को इस तरह की वीडियोस बनाने की इजाजत ही ना दी जाए। कौन सी? जो न्यूज कलेक्ट करने की या पत्रकारिता दर्शाने की। पत्रकारिता का काम निश्चित लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। इस वजह से जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी है, इसको भी पत्रकार मतलब इस तरह से नहीं दिखा रहे कि पत्रकार गिरफ्तार हुआ है, यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है। जबकि मनीष कश्यप जबकि अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं और अपनी सच्ची पत्रकारिता कि वो ग्राउंड पर मुद्दे उठाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, उनके प्रति आप अगर यदि यूट्यूब पर थोड़ा सर्च करेंगे तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है, बिहार में ही नहीं जहां भी वो जाते हैं, वो काफी अच्छी है। मतलब लोग उनको दिल से पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। लेकिन आज जिन दो कामों के ऊपर उन पर कार्रवाई हुई है, उससे यहां पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी निकल कर आती दिखाई देती है। वो क्यों है? क्योंकि असल में ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो अभी फिर से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कयास क्यों? क्योंकि असल में इनके जितने भी वीडियोस हैं, इसको विपक्ष, वहां की जो सरकार या फिर वो कहिए वो लोग जो इनके खिलाफ हैं, वो इन्हें एजेंडावादी बताते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एजेंडा के तहत ऐसा करते हैं। जैसे वर्ष 2019 में जब ये गिरफ्तार हुए थे, तब इनके साथ जो कारण जुड़ा था वो ये कि बिहार में ही कोई कश्मीरी जो लोग थे वो दुकान चला रहे थे। तो पुलवामा हमले के बाद में इन्होंने उन कश्मीरियों की दुकान बंद करवाने का काम किया था कि तुम लोग यहां पर ऐसा कैसे कर सकते हो। उस मामले में इन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया था। इनके जो समर्थन में लोग आए हैं, उनके भी अगर आप ट्वीट देखें तो वो एक मतलब पार्टी और पार्टी के साथ साथ अगर आप इसे बीजेपी इंक्लाइंड देखें, भगवा के साथ में इनका कनेक्शन देखें, तो ऐसा फील होता है कि भगवा समर्थक हैं मनीष कश्यप। भगवा अर्थात बीजेपी, और बीजेपी जो कि इस समय बिहार में अपोजिशन में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनका काम सरकार से प्रश्न पूछना है। जैसे रवीश कुमार जी सरकार से जब प्रश्न पूछते हैं तो फील यह होता है कि वो कांग्रेस समर्थक हैं, क्योंकि यह माना जाता है जो प्रश्न करने की जिम्मेदारी है वो केवल अपोजिशन की है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पत्रकार पूछता है तो पत्रकार को पार्टी से जोड़ दिया जाता है कि ये या तो बीजेपी के हैं या ये आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक इसी प्रकार से मनीष कश्यप जब वहां पर प्रश्न पूछते हैं लोगों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए बिहार में, तो इनके केस में भी इन्हें इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि ये किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ से कार्य कर रहे हैं, सरकार को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते इन पर कार्रवाई हुई है, ऐसा इनके जानने वाले और चाहने वाले कहते हैं। यहां पर जो आप खबर देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्राची साध्वी हैं, उन्होंने कहा एवरी सनातनी रीट्वीट एंड सपोर्ट ए नेशनलिस्ट नेशन विद मनीष कश्यप। यहां पर आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो कि अपने ट्वीट, ये योगी देवनाथ हैं, एवरी सनातनी रीट्वीट एंड सपोर्ट ए नेशनलिस्ट। इस प्रकार से इनके समर्थन में बहुत सारे रीट्वीट्स हो रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मनीष कश्यप लगातार कई दिन से ट्विटर पर ट्रेंड तो कर ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी इस समय सुर्खी बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घटनाक्रम समझ में आ गया होगा। कहां से शुरू हुआ था? इस मसले से शुरू हुआ था। इस मसले में इनकी एक रिपोर्टिंग जिसमें यह कहा गया कि इन्होंने एक वीडियो फेक बनाकर शो किया है, वो वीडियो सबसे बड़ा बवाल का कारण इनके लिए बना। हालांकि मनीष कश्यप अब तक भी यही बोलते पाए गए हैं कि वो वीडियो मैं कहां हूं, उस वीडियो में मेरे किसी सहयोगी ने बनाया है। वही वाली बात, अगर मैं कोई यहां पर कंटेंट आपको दिखा दूं, उस कंटेंट में किसी प्रकार की टीम का काम हो
तो जिम्मेदारी तो नैतिक रूप से मेरी आती है, लेकिन कार्रवाई भी तुरंत मेरे ऊपर हो जाएगी, यही मनीष कश्यप का सवाल है। ठीक इसी प्रकार से ये जो न्यूज थी, इस न्यूज के खिलाफ, क्योंकि असल में इससे बिहार और तमिलनाडु इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लोगों में एक नफरत का भाव पैदा हो गया था माइग्रेंट्स को लेकर के, कि ये कैसा कर सकता है, तमिलनाडु ऐसा क्यों कर रहा है। इस मसले में प्रश्न खड़े सरकार पर भी हुए थे। ये बार बार मनीष कश्यप जो आरजेडी है, उनके नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आप ही के सरकार में, एक वीडियो है इनका, वो भी काफी वायरल हो रहा है। ये तो है इनकी गिरफ्तारी के समय, जिस समय मनीष कश्यप गिरफ्तार होने के बाद थोड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं पुलिस के साथ जाते हुए। ये इनके साथ वाले सपोर्टर्स इन्हें दिलासा दिला रहे हैं कि आप परेशान ना हो। ठीक इसी प्रकार से सन ऑफ बिहार के नाम से जो मनीष कश्यप हैं, इनकी कुछ जानकारियां नेट पर जो प्राप्त हुई, उनसे पता चला कि इनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है और ये 2020 में बिहार के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक वीडियो, अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, चैलेंज, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा। अब इस प्रकार से ये ना एक प्रकार का इनका जो बयानबाजी है कि यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे, मतलब कुंडली से अर्थ क्या है कि इसने कब कब क्या किया, कैसे किया, जानकारी जुटाओ, पुलिस पूरी लगा दो। एग्जैक्टली ऐसे ही अब ये कह रहे हैं कि यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो आपकी भी पूरी कुंडली खंगालूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। और इन्होंने उदाहरण देते हुए किसी एक डॉक्टर का केस बताया कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया और वहां जाकर के उस व्यक्ति ने ऑपरेशन किसी और चीज का कराना था और उसका ऑपरेशन किसी और चीज का कर दिया। तो जब आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं तो क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि आपके ही डॉक्टर ने, जो सरकारी है, उसने गलत काम किया तो आपके भी साथ वैसा ही होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है। इनका कहना है कि यदि मेरी टीम ने कुछ गलत किया तो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपके डॉक्टर ने किसी एक का एक और ऑपरेशन था, उसकी आपने नसबंदी करके उसको भेज दिया, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर क्या अपने खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस तरह से पूछ करके लोगों को गजब तरीके से मोबिलाइज करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, इस मसले पर अगर आप ये जानना चाहें कौन सही कौन गलत, ये फैसला आप अगर कोर्ट पर छोड़ दें तो बेहतर है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर तुरंत खबरें बाहर आती हैं, तुरंत खबरों का प्रसार होता है। ऐसी स्थिति में आपसे केवल इतना सा गुजारिश है, संयम बरतें। कारण किस कारण से संयम बरतें? देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात लागू होती है ना, उस समय फेक न्यूज से जरूर बचें। संभव है कि आपके इस भावना को कोई गलत प्रकार से प्रयोग में ले ले। ना तो मनीष कश्यप को पता होगा क्योंकि वो तो जुडिशियल कस्टडी में चले गए। बाय द वे, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? देखिए, इन पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वो 153A, 505, 153B और 120B के तहत। 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट, जो कि इन्होंने एक तरह से बिहार और तमिलनाडु के बीच किया, ऐसा पुलिस का मानना है। सेक्शन 505 स्टेटमेंट कंडक्टिंग पब्लिक मिसचीफ, इनकी वजह से, क्योंकि दूसरा इन्होंने क्या किया, जैसा इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ऐसी घटना कर दी कि बिहार के लोगों को लगा कि ये गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि वो इनके किसी जानने वाले ने, जो इनको चाहने वाला था। जैसे मेरे बारे में कोई पोस्ट कल डाल दिया था, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है कि मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। आप लोगों का पहले ही इतना प्यार मिल रहा है कि 15,000 क्या, वो तो मेरे को सुपर थैंक्स में लोग भेज दे रहे हैं, लेकिन कोई मेरे नाम से पैसा मांग रहा है, कल को पुलिस मुझे धरने आ जाए कि आप कितने पैसे मांगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। अगेन वो ये कह रहे हैं कि ये पेज मेरा नहीं है, लेकिन इन्होंने लोगों के साथ गलत न्यूज फैलाई, ऐसा आरोप इनके ऊपर तय हुआ है। तीसरा 153B इंप्यूटेशन, असर्शन, प्रीजुडिस और नेशनल इंटीग्रेशन, और सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक कृत्य करने का कार्य किया है। हालांकि इन सभी केसों के अंदर, मतलब जो भी प्रावधान है वो प्रावधान के अधीन जाकर के ये चीजें जाएंगी, लेकिन ये चीजें अब शांत होने वाली प्रतीत नहीं हो रही हैं। मतलब अल्टीमेटली बिहार अब चुनावी राज्य है, चुनावी साल है, तो अब एक तरीके से ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और इन सब के अंदर मेरी आपसे गुजारिश इतनी रहेगी कि चूंकि मनीष कश्यप जुडिशियल कस्टडी में है, और जुडिशियल कस्टडी में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास सूचना का कोई सोर्स नहीं है, वो इस समय जेल में है। तो ऐसी स्थिति में गुजारिश आप सबसे ये है कि कोई भी ना फेक न्यूज पर आप रिएक्ट ना करें, कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट क्रिएट ना कर दें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति, जैसे अभी आप सोचिए
कि इनके ऊपर किस आधार पर केस दर्ज किया गया है कि आपके किसी चाहने वाले ने यह बता दिया कि आप गिरफ्तार हो गए जबकि आप गिरफ्तार नहीं हुए थे। दूसरा, आप गिरफ्तार होने से बचते फिर रहे थे। कुर्की का जब आदेश आया, आपका घर का जब सामान जब्त होने लगा, तब जाकर आप आए। देखिए, सीधी सी बात इतनी है कि अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट होता है, क्या कंडक्ट, कि कोई भी इनके नाम से फिर एक फर्जी न्यूज़ फैला दे, कुछ भी जिससे कि भावनाएं भड़क उठें, इनके चाहने वाले अचानक कुछ विद्रोह कर दें, आप उन चीज़ों से फिलहाल बचना। क्यों बचना? गुजारिश इसलिए है क्योंकि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो सामाजिक उपद्रवी तत्व हैं वो आपको भड़काने का काम करेंगे, आपके बीच में अस्थिरता लाने का कार्य करेंगे, समाज को तोड़ने का कार्य करेंगे, इस तरह का भाव उठाएंगे कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। आपका जो भी प्यार है मनीष कश्यप के प्रति, उसको किसी दूसरी दिशा में कैसे बदला जाए, या आपकी जो नफरत है मनीष कश्यप के प्रति, उसे दूसरी दिशा में कैसे बदला जाए। आपसे गुजारिश ये रहेगी, एक तरफ से पुलिस के जो ओरिजिनल ट्विटर हैंडल से खबरें आ रही हैं आप उन्हें देखें, और जब खुद मनीष कश्यप जमानत पर बाहर आ जाएंगे तब आप उनकी बातें सुन लें। इस बीच में अगर कोई भी खबर कैसे भी बाहर आती है उस पर आप कोई प्रतिक्रिया ना दें। पता चले कि आपका भविष्य खामखा नप गया। क्यों नप गया? क्योंकि किसी भी उपद्रव में पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, कुछ धाराएं लग गई, आप अंदर चले गए, जीवन पर्यंत फिर आप सरकारी नौकरियों के लिए भी लायक नहीं बचेंगे, है ना। तो थोड़ा भावनाओं पर कंट्रोल करें और कंट्रोल करके चीज़ों को केवल ध्यान से देखें आप, है ना। ये मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा। जो तस्वीर है वो असल में 2019 के मामले की है जो आपके सामने बाहर आ रही है, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में है, वो आप जरूर बताएं। लेकिन ये कस्टडी वगैरह जानना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी जुडिशियल कस्टडी पर सवाल पूछ चुकी है, कस्टडी क्या है, मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, वो जानकारी आपके बाद में होनी चाहिए, ठीक है। डन। जैसे अब कुछ मेरे मित्र लिख रहे हैं मनीष कश्यप तिवारी हैं, जातिवाद का कारण हो रहा है। ये सब चीज़ें ना, आपसे गुजारिश मेरी केवल इतनी है कि आप लोग उन चीज़ों तक ही सीमित रहें तो बेहतर है। जब चीज़ें खुल करके या तो वो खुद बोलेंगे या कोई दूसरा बोलेगा, आप तब देख लें। फिलहाल आप किसी भी प्रकार से, बाकी मर्जी आपकी है, मेरा गुजारिश केवल आपसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की है और आप उसे बनाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद भी एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिसमें हमारा संस्कार ही कहता है कि हम बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करेंगे कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, मैं कह रहा हूं ना, आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, है ना। तो आप पेशेंस रखिए ना। जो भी चीजें हैं, देखिए कमेंट बॉक्स, आपका जो कोर्ट है ना, वो कोर्ट फैसला करने वाली है। खुद मनीष कश्यप जब बाहर आ जाएंगे अपना पक्ष रख देंगे, सरकार अपना पक्ष रख देगी। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि कोई भी गलत फहमी या गलत न्यूज़ खामखा आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ें आगे। ठीक है साहब, बहुत दिनों से डिमांड थी इसलिए मैंने आप लोगों का ये सेशन किया। लगातार हमारा कमेंट बॉक्स भरा हुआ आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोर टेस्ट में राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, इसे समझते हैं आप। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है किस मसले को लेकर के, कि जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार का फ्लोर टेस्ट कराना था तो गवर्नर ने जल्दबाजी की। कौन सा मामला था ये? वो मामला जिस पे हमने ऑलरेडी कई बार सेशन किए हैं। आपको याद होगा जो महाराष्ट्र में मसला हुआ कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना थी, उस शिवसेना के अंदर एक गुट जो कि शिंदे ग्रुप था वो अलग हुआ था और वो अपने साथ में शिवसेना का प्रतीक चिन्ह और नाम भी फाइनली अपने साथ लेकर चला गया है। लेकिन इस पूरे मसले में एक प्रश्न बहुत पहले से, जहां से ये घटना ओरिजिन हुई वहीं से ही खड़ा हो रखा है कि इस घटना को होने में जो सबसे बड़ा कारण था, सरकार इतना जल्दी गिर कैसे गई, इसके पीछे का जो बड़ा कारण था वो ये कि गवर्नर ने इतना जल्दी फ्लोर टेस्ट की परमिशन कैसे दे दी। क्या गवर्नर किसी पार्टी के अंदर आंतरिक रूप से जो चल रहा है उसके आधार पर फ्लोर टेस्ट की इजाजत दे सकते हैं? और बाय द वे, ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है? फ्लोर टेस्ट का मतलब शक्ति परीक्षण, कि विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं, क्या वो अपनी सीट से सरकार बना सकते हैं। उस आधार पर सरकार बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते, इस आधार पर फ्लोर टेस्ट का जो गवर्नर ने डिसीजन दिया, क्या वो इतना जल्दी कर सकते हैं? इसी को लेकर के संवैधानिक बेंच बैठी हुई है। मसला महाराष्ट्र से संबंधित है, हमने डिटेल में पहले भी खूब लिया है। गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मसला है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे आर्टिकल्स भारत के संविधान के वो डिस्कस करेंगे
जो कि आप लोगों के लिए काम के होंगे। कौन से आर्टिकल्स? वो आर्टिकल्स जो कि राज्यपाल की भूमिका आपको समझाएंगे, वो आर्टिकल्स जो कि आपको मुख्यमंत्री के कार्य समझाएंगे। ये सब चीजें यहां पर आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आप यहां पर देखिए, ऑस्टर ऑफ उद्धव गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट सेज थ्रेट डिसेंट कांट बी ग्राउंडेड फॉर गवर्नर टू कॉल ए फ्लोर टेस्ट। यहां पर खबर देख रहे हैं, महाराष्ट्र क्राइसिस, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट डिसकंटेंट इन पॉलिटिकल पार्टी नॉट इनफ फॉर गवर्नर टू कॉल फॉर ए फ्लोर टेस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि किसी पार्टी के अंदर मतभेद चल रहा है, केवल इतना सा आधार ही गवर्नर के द्वारा फ्लोर टेस्ट कराने का आधार नहीं हो सकता। अब ये फ्लोर टेस्ट क्या है, फिर से समझाऊं। एक तरफ एक विधानसभा के अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है, पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा। पक्ष और विपक्ष में जिसके पास पार्टी के पास बहुमत ज्यादा है उसकी सरकार होती है। अब मान लो बहुमत वाली पार्टी के अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए, मतभेद क्रिएट हो गए। मतभेद क्रिएट हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पार्टी को जो सत्तारूढ़ है इसे नुकसान होगा। लेकिन गवर्नर जो बैठा हुआ देख रहा है वो इस मतभेद से तुरंत खुद से ये कैलकुलेट कर ले और सरकार को बोल दे कि मुझे लग रहा है कि आपके पास में आपके पक्ष के लोग ज्यादा नहीं बचे, चलो एक बार के लिए शक्ति परीक्षण कर लो। और इतना जल्दी शक्ति परीक्षण हो जाए कि वो जो मतभेद में गए हुए लोग हैं उन्हें सुलह करने की या उन्हें समझाने की समय ही ना मिले, तो ऐसी स्थिति में सरकार का गिरना अवश्य संभावी हो जाता है। ऐसा ही महाराष्ट्र के केस में हुआ था। आपको याद होगा हमने एक सेशन किया था, इसी चैनल पर किया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अपना ये चैनल तब RNA बाय अंकित अवस्थी के नाम से हुआ करता था, जिसे अपन ने अपनी पाठशाला बना दिया है, ठीक है ना। कैसे शिंदे गुट की हो गई शिवसेना, ये पूरी कहानी हमने वहां पर भी बताई है। फिलहाल महाराष्ट्र की अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो फिलहाल 162 सीट के साथ में NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी जो कि बहुमत में पहले से ही थी, या बहुमत माफी चाहेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें थी विधानसभा में वो, और उसके साथ में शिंदे ग्रुप सरकार बना करके शासन कर रहे हैं। तो फिलहाल चर्चा में क्यों हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस विषय को लेकर के एक संवैधानिक बेंच बैठकर चर्चा कर रही है, और इस चर्चा में CJI जो है DY चंद्रचूड़, वो सॉलिसिटर तुषार मेहता से कई सवाल कर रहे हैं, क्योंकि CJI की सामने सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल गए हुए हैं और उनसे कई तरह के प्रश्न कर रहे हैं। इस घटना को थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से जान लो ताकि आप इसको समझ पाओगे। घटना कुछ इस प्रकार से है कि 20 जून 2022 को शिवसेना के 15 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। मतलब अचानक सरकार के अंदर से शिवसेना के 15 लोग, और जब उस समय शिवसेना की सरकार हुआ करती थी, ठीक है, शिवसेना कांग्रेस की सहायता से सरकार महाराष्ट्र में चला रही थी, तो शिवसेना के 15 विधायक और 10 निर्दलीय विधायक निकल करके गुवाहाटी चले गए। 23 जून को शिंदे ने दावा किया, शिंदे जो कि इन 15 के साथ गए थे, उन्होंने दावा किया कि उनको शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, और अपने समर्थन में जो लोग हैं उनका उन्होंने लेटर जारी कर दिया। 25 जून को देखिए कितना फास्ट फॉरवर्ड तरीके से घटना चल रही है। 23 के बाद फिर 25 जून आती है। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। अब ध्यान से समझना, 15 विधायक यहां गए थे, शिंदे समेत 16 बताए गए। उनके खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इन्होंने अवमानना की है पार्टी की, इनकी सदस्यता रद्द की जाती है। जब ये नोटिस भेजा तो ये विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके इनका आधार ये था कि जब कुल मिलाकर शिवसेना के पास जो सांसद विधायकों की संख्या है उसका 2/3 हमारे साथ है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्यों हमारी सदस्यता रद्द की जाए। इसी को ध्यान में रख करके विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र और महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेज दिया 26 जून को। 28 जून को राज्यपाल इस पूरी घटना को देख रहे हैं, और उसको देख करके उद्धव ठाकरे को उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए कह दिया कि एक बार के लिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गया है, राजनीतिक संकट उत्पन्न हो चुका है, तो आप अपने फ्लोर पर यह जरा टेस्ट करके बता दीजिए कि कितने आपके समर्थन में है। डिप्टी स्पीकर निलंबित करने का परमिशन जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेज चुकी है, मामला तो अब जग जाहिर हो गया, अब गवर्नर को कार्रवाई कर लेनी चाहिए। तो गवर्नर ने उद्धव ठाकरे से कहा कि आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे सीएम हुआ करते थे। उनसे जब ये बात कही गई तो वो अपने पद से इस्तीफा स्वतः ही दे दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पक्ष में इतने नंबर्स नहीं हैं कि वो सरकार कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं।
फिलहाल जो बहस चल रही है वो किस बात पे चल रही है कि 20 जून को यह बखेड़ा खड़ा होता है और ऐसी स्थिति में 28 जून को राज्यपाल शिवसेना से 8 दिन के भीतर भीतर अपनी फ्लोर टेस्ट कराने के लिए सवाल कर देते हैं कि भैया जरा बता दीजिए कितने लोग आपके पक्ष में हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इतना जल्दी फैसले लिए जाना ठीक है? अब फैसले की बात ऐसी है कि साहब जब डिप्टी स्पीकर सदस्यता रद्द कर चुका हो, भाई रद्द करने का दे चुका ना वो तो नोटिस कि आप विधायक नहीं बचे, तो स्वाभाविक है कि जब सदस्यता ही नहीं बची तो फिर फ्लोर टेस्ट का तो क्वेश्चन अपने आप अराइज हो जाता है कि भाई अब आपके पास नंबर है कि नहीं है। यदि गवर्नर ऐसी स्थिति में भी फ्लोर टेस्ट ना बुलाए तो फिर कब बुलाएगा? या तो डिप्टी स्पीकर यह काम ना किया होता, कौन सा वाला, सदस्यता रद्द करने का, आंतरिक मसला है निमेट लिया जाएगा, आपस के लोगों को बुला के समझा लिया जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा तो हमारे राजस्थान में भी हुआ था, सचिन पायलट जी के साथ में बहुत सारे विधायक चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए। आज सरकार चल रही है बढ़िया से। ऐसी स्थिति में जब यह चीज सदस्यता रद्द करने की जल्दबाजी डिप्टी स्पीकर ने की, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से ही सामान्यतया होता है, हालांकि उसकी कोई पार्टी नहीं होती है लेकिन उसे बनाते समय इसी प्रकार से बनाया जाता है कि वो उसी पार्टी का मेंबर होता है। तो ये जो जल्दबाजी थी ना, इसने गवर्नर को इंस्टिगेट कर दिया कि जाओ भैया टेस्ट कराओ। राजस्थान के मसले में तो ऐसा हुआ ही नहीं था। राजस्थान के मसले में सारी चीजें वापस सुलभ हो गई। क्यों? क्योंकि किसी की सदस्यता रद्द ही नहीं हुई थी। जब सीएम ने व्हिप जारी करके पार्टी को बुलाया, सब लोग हाजिर हो गए। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा यहां मिसमैच हुआ था और इसी मसले को लेकर के अब सारा की सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि इतना जल्दी और इस आधार पे बुलाया जा सकता है क्या। ठीक है ना, तो ये जानकारी। अच्छा, अब यहां पर कौन कौन से आर्टिकल चर्चा में आ रहे हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 क्लॉज 2, जिसमें राज्यपाल को सदन के सदस्यों को बुलाने और राज्य विधानसभा में मौजूद सरकार के पास बहुमत है या नहीं यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति देता है। ये आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा। जब फ्लोर टेस्ट चर्चा में है तो संविधान का आर्टिकल 175 क्लॉज 2 याद रखिएगा। दूसरा आर्टिकल 163, जिसमें राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार अपनी जब शक्ति का प्रयोग करता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करता है। मतलब राज्यपाल को एक्शन जब भी लेने हैं तो वो मंत्री परिषद और अपनी जो भी मतलब मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हीं की राय पर काम करता है। ये राज्यपाल से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 164 कहता है कि जो मंत्री परिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रेस्पॉन्सिबल होती है विधानसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए उसकी जवाबदेही तय की जाती है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की पूर्व में भी कुछ सिफारिशें रही हैं, वो हमने आपके लिए कंटेंट में ऐड कर दी हैं। आप इन्हें एक बार ढंग से रीड कर लीजिएगा। ये कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा हमारे क्लास पूर्ण होने पर। कमेंट बॉक्स में दिया हुआ एक लिंक है और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये जब हमारा कोर्स आएगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर तब मैं ये डिटेल में भी एक बार आप सबसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने मसला आपको बताया है और आर्टिकल उससे संबंधित जो है वो मैंने बताया है। ये जो सारा कंटेंट है ये हमने कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया है, वहां पर आप लोगों को साझा करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मसला इस समय सुर्खी में है। असल में क्या है, सोशल मीडिया अभी इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि यहां पर किया गया कोई भी कार्य अब अपने आप में कब सुर्खी, कब गलत और सही में बदल जाएगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ऐसा ही एक घटनाक्रम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या है, आपको ये याद होंगे, एक्टर का नाम है अरशद वारसी। अरशद वारसी सुर्खियों में है, किस लिए? कोई फिल्म आई है क्या? नहीं, ये किसी मतलब ऐसे काम के अंदर लिप्त पाए गए अकॉर्डिंग टू सेबी, जिसके तहत इनके ऊपर पनिशमेंट डिसाइड किया गया था। क्या थी वो कहानी? एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुई कहानी थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इनके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ की गई। वो कार्रवाई आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शेयर मार्केट, सेबी से संबंधित जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। चलिए आइए बताते हैं। SAT रिजर्व ऑर्डर और अरशद वारसी अपील अगेंस्ट सेबी। यूट्यूब पंप एंड डंप केस, SAT रिजर्व ऑर्डर इन अपील फाइल्ड बाय अरशद वारसी एंड हिज वाइफ। क्या है साहब ऐसा मामला? क्या होती है SAT? क्या है अरशद वारसी केस? सारी बातें आज के सेशन में हम जानेंगे।
लेकिन इससे पहले एक खबर आप 16 मार्च की देखिए। क्या खबर है? बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी SAT में गए। अब ये SAT जो बार बार आ रहा है, ये असल में है क्या, इसको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक मामला यहां लिखी हुई लाइन में पढ़िए। असल में 2 मार्च को जो भारत की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, जो कि शेयर मार्केट से संबंधित तमाम चीजों पर निगरानी रखती है, ने 45 लोगों को बार कर दिया। 45 लोगों को बार कर दिया, एंटिटीज को बार का मतलब मना कर दिया। सेबी बार्ड 45 एंटिटीज इंक्लूडिंग अरशद वारसी एंड हिज वाइफ मारिया गोरेटी from the securities market in cases related to manipulating the share prices of Sadhana Broadcast and Sharpline Broadcast through misleading video on YouTube। आज के सेशन में YouTube पर YouTube की ही चर्चाएं की जा रही हैं। इस समय जो भी मीडिया है, उस मीडिया में YouTube का जो मीडिया है, इसकी चर्चाएं हो रही हैं। यानी प्रिंट मीडिया पे YouTube यानी ऑनलाइन मीडिया की चर्चाएं हैं। इससे दर्शाता है कि इस समय सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुका है। जो लोग इसको समझ रहे हैं कि ये प्रभावी हो चुका है, वो लोग इससे काम भी निकाल ले रहे हैं। और जो लोग अभी भी इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं एक दिन हम सोशल मीडिया को हरा देंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर लेंगे। जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या। यहाँ पर एक मसला है YouTube का। क्या मसला है? अरशद वारसी और उनके साथ कुछ ऐसे 45 लोगों को सेबी ने बना कर दिया है, बैन कर दिया है कि अब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसा क्या हो गया? और जब बैन किया गया तो अरशद वारसी सेबी के इस कथन के विरुद्ध सेबी के ऊपर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, दैट इज सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां जाकर अपना पक्ष रखने पहुंचे। और उन्होंने अपना पक्ष जब रखा तो SAT ने फैसला सुनाया है। वो अभी सुनाया नहीं है, माफी चाहूंगा, फैसला किया है। वो अपने पास रिजर्व रखा है। रिजर्व का मतलब बाद में समय आने पर पब्लिक कर दिया जाएगा। तो वारसी जो है वो SAT यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेबी के अगेंस्ट कि सेबी ने मेरे खिलाफ गलत निर्णय दिया है, इसके खिलाफ अपील करने गए। और यहां पर उनकी वाइफ और उन्होंने कहा कि साहब हम YouTube वीडियोस में हैं ही नहीं और हमने कुछ भी ऐसा प्रमोट किया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपसे, हाँ, हालांकि दे डिड कंफर्म दैट देयर कनेक्शन विद मनीष मिश्रा। अब ये मनीष मिश्रा कौन है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं साहब। मनीष नाम थोड़ा सुर्खियों में है, मनीष कश्यप भी सुर्खियों में है वीडियो के कारण, मनीष मिश्रा भी सुर्खियों में है वीडियो के कारण। क्या है कहानी? चलिए पहले मैं आपको कहानी बताता हूं। फिलहाल के लिए संभव है कि आप अरशद वारसी को रिकॉग्नाइज कर गए हो। 3 मार्च की खबर है, अरशद वारसी और उनकी वाइफ को इंडियन स्टॉक मार्केट से सेबी ने बैन कर दिया क्योंकि एक YouTube फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड क्या है, मैं आपको एक बार के लिए ये जानकारी देने से पूर्व एक YouTube चैनल दिखाता हूं। ये 2 YouTube चैनल हैं, एक का नाम है द एडवाइजर और दूसरे का नाम है मनी वाइज। 2 न्यूज चैनल, मतलब ये YouTube चैनल है। द एडवाइजर जिस पर 8,23,000 सब्सक्राइबर हैं और इन पर 7,66,000 सब्सक्राइबर हैं। क्या घटना है? घटना यह है कि इन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया। कैसा वीडियो बनाया? विदेशों से मिल गया बड़ा ऑर्डर, करंट प्राइस 10 रुपए, 3 मंथ का टारगेट 80 रुपए, 1 साल के अंदर 250 रुपए, ज्यादा से ज्यादा खरीद लो ये शेयर। ये कह करके एक वीडियो बनाया गया द एडवाइजर के द्वारा। द एडवाइजर नामक जो चैनल है और ये जो मनी वाइज नामक चैनल है, ये दोनों ही मनीष मिश्रा नामक एक व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इन चैनल में जानकारी जो दी गई कि कौन सा शेयर है जो भविष्य में महंगा होने वाला है। इसीलिए आपको याद होगा हम जब बातें बाजार की पर सेशन करते हैं तो उसमें ये बात स्पष्ट रूप से बार बार बोली जाती है। आजकल ना ये डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया हम शेयर मार्केट का कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा रहे, ये केवल और केवल आपके अपने रिस्क पर आधारित गेम है। मैं बार बार ये चीज़ आपने बोलता हुआ सुना होगा, बार बार एक चीज़ का दोहराव कर रहा होता हूँ। आप एनालिसिस देखिए, अपने हिसाब से चीज़ें करिए, काम आपको सूचना पहुँचाने का है। ये जो घटना है ना, ये भी आपको इसीलिए बताई जा रही है।
असल में बातें बाजार की जो हमने चैनल शुरू किया था उसके पीछे का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल लिटरेसी, अर्थात लोगों को इस प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी से बचाया जा सके। आजकल वित्तीय धोखाधड़ी के नाम पर जितने तरह के फ्रॉड संभव हैं, जो लोग जितना दिमाग लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। ऐसी चीजों पर अवेयरनेस कैसे आए, इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखकर हमने अपना चैनल बीबी के शुरू किया था। उसमें ही हम ये क्रम आपको आज का बता रहे हैं। क्या कि इन्होंने इन 2 यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से एक फेक मार्केट क्रिएट किया। किसके बारे में किया, अब उसके बारे में चलते हैं। देखिए, एक ना यूट्यूब चैनल है, एक कंपनी है जिसका नाम है साधना ब्रॉडकास्टेड लिमिटेड। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, पहले तो इन 2 यूट्यूब चैनलों को जान लो, अब दूसरी चीज को जानते हैं। साधना ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ये क्या है? आपने साधना टीवी सुना होगा, आस्था टीवी, साधना टीवी। ये टीवी वो है जिन पे सामान्यतः स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे होते हैं, है ना, टीवीज में मतलब स्पिरिचुअल वीडियोस चल रहे होते हैं। साधना टीवी का जो स्टॉक है उसकी वर्तमान प्राइस आप देखें तो पहचानेंगे ₹4.28 है आज का रेट, है ना। इसका रेट लगभग इतना ही रहता था, 4-5 रुपए के आसपास। ये पेनी स्टॉक था, सस्ते में मिलने वाला स्टॉक था, है ना। कहते हैं ना 10 रुपए में भी शेयर खरीद सकते हैं क्या, तो वो वाला शेयर था ये। लेकिन आप यहां तारीख देखें 12 अगस्त, वहां 4 रुपए का शेयर 33 रुपए का बिक रहा है। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है ये। शेयर मैनिपुलेशन में यूट्यूब की भूमिका देखें आप। कितने रुपए का बिक रहा है? 33 रुपए का एक शेयर बिक रहा है। अच्छा, दूसरा, इस मैसेज को यहां देखें, जो शेयर मार्केट में 7 रुपए का है और लगभग इतने का ही पुराने दिनों में था, वो जून 2022 में 53 रुपए का बिक रहा है, एकदम शूट कर गया। ये क्या है? यही फ्रॉड है असल में। फ्रॉड क्या है अब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखो, ये यूट्यूब पर एक वीडियो आता है, 7.5 लाख लोग इसे देखते हैं। फाइन, इसीलिए आपको मालूम होगा सेबी ने यूट्यूबर्स जो हैं या सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके लिए भी सख्त हिदायत जारी कर रखी है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ना, सर आप तो दुनिया भर का नॉलेज हमको क्लासेस में दे रहे होते हैं, आप प्रिडिक्शन क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर हम अडानी ले लें क्या, सर हम टाटा ले लें क्या, सर हम ये कर दें क्या? मैं एंड में क्या बोलता हूं, ना भैया, आपका अपना सोचना है, अपनी कोई सलाह नहीं है। हम तो आपको खबर बता रहे हैं कि अब ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये जो कब बातें की जाती है ना, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि सर इन चीज़ों में, मेरे पास में हमारे कॉल सेंटर पे तमाम तरह के कॉल आते हैं, सर इस शेयर के बारे में बता दो ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे क्या बता दें भैया, मार्केट है। अब फर्जी न्यूज़ से अगर इसको कवर कर दिया ना, तो ऐसी स्थितियां होती हैं जो यहां हो रही है। क्या? देखो, इसने एक फर्जी न्यूज़ बनाई। क्या न्यूज़ बनाई? कि जो साधना टीवी है ना, इस साधना टीवी में पैसा लग रहा है अडानी का। अडानी साधना टीवी को खरीदने जा रहे हैं। एक फेक न्यूज़ लाई जाती है। क्या लगाई जाती है? इधर देखिए, साधना ब्रॉडकास्टेड लिमिटेड इज टू बी गोइंग टेकन ओवर द अडानी ग्रुप। यानी ये ऐसी चीज हो गई, आप सोचो, एनडीटीवी का जब अधिग्रहण अडानी ने किया, सोचो उससे पहले ये खबर मार्केट में आ जाती कि एनडीटीवी को खरीदने जा रहे हैं अडानी, तो लोग तो एनडीटीवी का खरीद लेते फटाक से शेयर, क्योंकि पता था कि भाव तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में जिसका माहौल चल रहा है भाव बढ़ जाएगा। भाव बढ़ना का मतलब क्या होता है? लोगों को विश्वास होता है कि अब इसके पास पैसा आ गया तो ये और ग्रो करेगा, इसका मतलब हमारी भी ग्रोथ हो जाएगी। तो लोग सोचते हैं सस्ते दामों पर पहले शेयर खरीद लो, जब हमारी ग्रोथ हो जाएगी तब हमारे लिए फायदा हो जाएगा। तो इधर देखो, तो यहां पर इसमें क्या न्यूज़ फैलाई गई? न्यूज़ फैलाई गई कि अडानी जो है वो साधना ग्रुप के अंदर पैसे लगा रहे हैं, और वो आने वाले समय में ये जो टीवी है ना, जो अभी केवल टीवी चलाती है, ये चैनल यहां से निकल करके मूवी भी बनाने लगेगा। और एक बहुत बड़ी अमेरिका की कॉरपोरेशन है जो इनके साथ 1100 करोड़ रुपए का 4 डिवोशनल मूवी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। डिवोशनल मूवी मतलब जैसे कृष्ण भगवान पर मूवी बना दी है ना, मतलब इस तरह की फिल्म बनाने के लिए साधना टीवी के साथ में 1100 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट होने जा रहा है। भविष्य की प्रेडिक्शन दे दी, तो लोगों को क्या लगा, अरे वाह, जब ये भविष्य बता रहा है कि ऐसा होगा, तो इनडायरेक्टली मैसेज क्या है? इनडायरेक्टली मैसेज है कि अभी खरीद लिया तो देखो 3 महीने में 80 रुपए का हो जाएगा, और यही शेयर
1 साल बाद 250 रुपए का हो जाएगा। भाई साहब, ये मनीष मिश्रा नामक जो प्राणी है, इसने ये कारनामा ना केवल किया बल्कि इसने उस कंपनी के जो मालिक लोग हैं उन्हें भी, और मतलब उस कंपनी से जो रिलेटेड डायरेक्ट लोग हैं उन्हें भी, और ये जो अरशद वारसी और इसकी फैमिली है इसको भी कहा आप अपने शेयर इस समय पर बेच देना। कब बेच देना? जब दुनिया महंगे दामों पर ले जा रही हो। फाइनेंशियल एडवाइजर का गेम देखे आप। ये जो एडवाइजर नामक चैनल था, इसने क्या काम किया? इसने पहले तो लोगों को, अपने लोगों को सस्ते दामों पर शेयर दिलवा दिए। इसी को पंप एंड डंप कहते हैं शेयर मार्केट के अंदर। इसने अपनी तरफ से प्रेडिक्शन देकर के मार्केट को ऊपर चढ़ा दिया और अपने लोगों से कहा कि तुम लोग फटाफट अपने शेयर उस समय बेच देना जब ज्यादा पैसा मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि बाद में तो ये न्यूज फुस्सी निकलेगी और ये मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा। ऐसे में अरशद वारसी, जो कि मनीष मिश्रा के जानने वाले थे, इन्होंने भी अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा लिया। सेबी, जो कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो रहा हो उस पर नजर रखने के लिए जानी जाती है, उसने इस मसले को भी पकड़ लिया कि यार ये तो मामला गड़बड़ चल रहा है। ऐसी स्थिति में सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से फॉल्स कंटेंट होने के कारण अपना बैन लगा दिया कि तुम लोग अब ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया किस नाम से जानी गई? पंप एंड डंप प्रक्रिया। यानी पहले फॉल्स न्यूज फैलाओ, मार्केट चढ़ाओ और मार्केट चढ़ाकर पैसा बना लीजिए। ठीक है साहब, तो ये घटना हुई और इसमें किसने निर्णय लिया? सेबी ने यह निर्णय लिया। अच्छा, इसमें सेबी ने क्या निर्णय लिया? 31 एंटिटीज, जिनमें अरशद वारसी, उसकी वाइफ, यूट्यूबर, प्रमोटर, सबको, जैसे श्रेया गुप्ता, सौरव गुप्ता, संभव गुप्ता, पूजा अग्रवाल, वरुण मीडिया, सबको नाप दिया सेबी ने कि तुम बेटा इस तरीके से पैसे बनाए हो एक वीडियो से। लेकिन यार देख रहे हो आप, वीडियो की असली कमाई तो ये है। आप लोगों को लगता है सर ऐड से ही पैसे क्यों कमाते हो? गजब खेला खेल गए यार ये लोग। अरशद वारसी के बारे में पता चला यानी कितने लाख रुपए तो अरशद वारसी ने, कुछ लाख रुपए बनाए अरशद वारसी ने भी इस चीज से। तो ठीक है, ऐसा ही एक और चैनल था जिसका नाम शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट था, उसके साथ भी यही किया गया था। दोनों के साथ में मामला हुआ और इस वजह से लगभग 25-30 लाख रुपए तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने इससे कमाए थे। देखो, 29 लाख रुपए का तो अरशद वारसी को मुनाफा हुआ और इनकी वाइफ को 37 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। रात ही रात में मुनाफे वाले लोग हो गए, लखपति हो गए। ठीक है, ये मामला है। तो सेबी ने कहा कि जिन लोगों को इस मामले की जानकारी थी या फिर जिन्होंने इस जानकारी के बाद शेयर बेचे थे, उनको हम पकड़ेंगे और उनके साथ पैसा जब्त किया जा रहा है। और उसको जब्त करके कहां डाला जा रहा है? एक अकाउंट होता है जिसको कहा जाता है एस्क्रो खाता। एस्क्रो खाता मतलब ना आपका ना मेरा, जब तक फैसला है इसमें डाल के रखो। बाद में जब फैसला हो जाएगा, जिस भी पार्टी को चाहिए होगा वो इसमें से पैसा निकाल लेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। ये साधना ब्रॉडकास्टर है जिसके साथ में ये सारा काम हुआ। ठीक है, अरशद वारसी ने ट्वीट करके कहा, प्लीज डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड इन द न्यूज। मारिया एंड माई नॉलेज अबाउट स्टॉक इज जीरो। took advice and invested in Sharda and like many others lost all our hard earned money। इन्होंने क्यों लिखा इस बात को? बोले भाई हमें स्टॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमने सलाह ली, सलाह लेने के ऊपर हमारे साथ में हमें क्या काम हुआ वो हमें पता चल गया। अब उस स्थिति में हमें क्यों नाप दिया जा रहा है? बिल्कुल वही वाली चीज है, आप गलत सलाह लेकर के भी फंस गए तो देखो, देने वाला तो फंसा, लेने वाला भी फंस गया। चीजें बहुत ही, अब मतलब समझ रहे हैं आप, डिजिटल लिटरेसी बहुत तेजी से आ रही है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, बढ़े आगे। सेबी क्या है, इस पर HCS ने यानी कि हरियाणा PCS ने पूछा हुआ है सवाल, देख लीजिएगा। आज का आखिरी मुद्दा जो डिस्कशन के लिए है, दैट इज राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के खिलाफ फिलहाल संसद में निलंबित करने की चर्चाएं हो रही हैं कि राहुल गांधी जी को निलंबित क्यों ना कर दिया जाए। क्या है मामला? क्या संसद उन्हें निलंबित कर सकती है? उन्हें निलंबित करने की प्रक्रिया क्यों चल रही है? तो आइए, मतलब प्रक्रिया से मतलब संसद में इस बारे में बहस क्यों हो रही है, लोकसभा में इस बारे में बहस क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बताएंगे। राहुल गांधी जी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हाल ही में कैम्ब्रिज के अंदर एक अपना भाषण दिया था, यूनिवर्सिटी रिमार्क फ्यूल रो 7 times व्हेन कांग्रेस लीडर हैज टार्निश्ड इंडियाज इमेज अब्रॉड। राहुल गांधी जी ने हाल ही में यूके के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था,
जिसमें उन्होंने वहां जाकर कहा कि भारत के अंदर किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट दिया जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों से मतलब है कि भारत के संसदीय व्यवस्था हो या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब के ऊपर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक शब्द में कहें तो भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी बात इन्होंने बाहर जाकर के कही। इस स्थिति में इन्होंने एक बयान बोलते बोलते ये भी दे दिया कि संसद में जब वो बोलते हैं तो विपक्ष का माइक बंद करा दिया जाता है। अब ये माइक बंद कराने का मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा, संसद की जब प्रक्रिया या लोकसभा की या राज्यसभा की जब प्रक्रिया चल रही होती है तो सांसद महोदय को बोलने के लिए समय दिया जाता है। ये समय का निर्धारण चेयर करती है। चेयर बोले तो जो चेयरमैन या स्पीकर बैठा हुआ है वो करते हैं। लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन बैठते हैं। लोकसभा के स्पीकर निर्धारित करते हैं कि किन्हें कितना समय दिया जाएगा। यह निर्धारण भी पार्टी के बहुमत के आधार पर निश्चित किया जाता है। जब यह बोलने का मौका दिया जाता है तो उस समय पर अब आप अपनी बात बोल रहे हैं और आपका माइक बंद हो रहा है। ये जो पॉइंट इन्होंने बोला, ये सीधा सीधा खड़ा करता है प्रश्न लोकसभा के स्पीकर की डिग्निटी पर। सीधा सा मतलब समझिए कि आप लोकसभा में बैठे हुए हैं, आप अपनी बात बोल रहे हैं और आपका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है, इससे दो प्रश्न खड़े होते हैं कि इनकी बात कोई ना सुन ले, इसलिए क्योंकि ये बोल रहे हैं दुनिया जान लेगी, इसलिए इनका माइक बंद करा दो, या फिर इनकी समय सीमा समाप्त हो गई, इनका माइक ऑफ करा दो। देखिए लोकसभा में क्या होता है ना, सांसदों को आपने कई बार अगर कभी कार्रवाई में मन लगे तो देखिएगा, आप कई बार बोलते हुए सुनते हैं स्पीकर महोदय को, माननीय महोदय बैठ जाएं, आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है, माननीय महोदय बैठ जाएं, अन्य सांसदों को बोलने का मौका दें, माननीय सांसद बैठ जाएं, माननीय सांसद। आपने सुना होगा ना कई बार। आज भी देखिएगा, आज भी जब भी कार्रवाइयां चलें तो उन्हें देखने का प्रयास करिए, कोई पुराना वीडियो निकाल के देखिएगा, स्पीकर या चेयरमैन केवल यही बोलते माननीय सदस्य बैठ जाएं, है ना। बस इतना सा ही उनका एक काम पूरे टाइम चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि असल में वो चाहते हैं कि संसद में जब डिबेट हो तो हर व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे जिसका प्रश्न है। आपको मालूम होगा संसद में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित होती हैं कि भाई इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रश्न का मतलब किस तरह के प्रश्न होंगे, तारांकित होंगे, अतारांकित होंगे, शॉर्ट नोटिस प्रश्न होंगे, कौन प्रश्न पूछेगा, किस सांसद का प्रश्न कब लिया जाएगा, ये सब स्पीकर महोदय को पता होता है पहले से। स्पीकर महोदय उसी क्रम में नाम लेते हैं कि हाँ भाई फलाने सिंह आपका नंबर है, आप खड़े हो जाइए, वो प्रश्न पूछेंगे। फिर मंत्री को भी बता के रखा जाता है कि सर देखिए इस पर तो ये व्यक्ति लिखित में जवाब चाहते हैं, लेकिन इस विषय पर ये आपसे मौखिक जवाब चाहते हैं। मंत्री महोदय तैयार होकर आते हैं, पहले से ही प्रश्नों का जवाब मंत्री महोदय लेके आते हैं और वेल के अंदर मंत्री महोदय के सचिव स्तर के लोग बैठे होते हैं, जो मंत्री महोदय को अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए भी आगे आते हैं कि सर ये जानकारी ये रही, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में पूरी प्रक्रिया जब पूर्व निर्धारित होती है और आप ऐसे में प्रश्न ये खड़ा कर देते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता या विपक्ष बोलता है तो माइक ऑफ हो जाता है, तो ये बात अपने आप में ये दर्शाती है कि भाई समय सीमा समाप्त होने पर अगर माइक ऑफ ना किया जाए तो ये पूरा हाउस वर्क कैसे करेगा। अगर संसद में या लोकसभा में कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है और उसकी बातें अगर पूर्ण होने पर भी वो बोले जा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका माइक कट करना पड़ेगा कि भाई नहीं, अब आपका समय समाप्त हुआ, अब दूसरा व्यक्ति बोलेगा। तो इस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने जब दूसरे देश में उठाया तो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, क्या कि राहुल गांधी जी वहां जाकर इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। पहला, क्या वो लोग फैसला करेंगे हमारे बारे में कि हमारे देश में लोकतंत्र के अंदर क्या हो रहा है, वो लोग होते कौन है, हमने खुद ही उन्हें जज बना दिया, वो लोग हम पर टिप्पणी करें कि भारत में क्या हो रहा है। इससे बेहतर ये नहीं है क्या कि आपकी राजनीतिक पार्टी है, देश की जनता आपके सामने है, आपने जनता में अवेयरनेस लाना है कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है। अगर आपको लगता है कि खतरे में है तो वो आपकी जिम्मेदारी में आप जाकर दुनिया को बता दीजिए। ऐसी स्थिति में आप दूसरे के पास जाकर के इस बात को क्यों रख रहे हैं। पहला प्रश्न तो अपोजिशन उनसे ये पूछ रहा है। और दूसरा जो संसदीय गरिमा का प्रश्न यहां आ रहा है, जिसे विशेष अधिकार हनन कहा जा रहा है, वो ये कि लोकसभा के स्पीकर पर आरोप लगा दिया आपने कि ये हमारा माइक ऑफ कर देते हैं। तो जनाब स्पीकर जो काम कर रहा है वो ड्यूटी या रूल बुक में लिखा हुआ काम है।
कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकार हो, स्पीकर का काम ही ये होता है कि वो टाइम अलॉट करके काम करवाए। आप ऐसी स्थिति में अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो स्पीकर की अवहेलना कर रहे हैं। और चूंकि सांसद महोदय आपके पास विशेष अधिकार है कि आप अपनी बात बोल सकते हैं, आपने ऐसा बोला कि आपने अपने विशेष अधिकार का हनन किया है। ऐसी स्थिति में क्यों ना संसद यह निर्धारित करे एक कमेटी बनाकर कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। कार्यवाही से मतलब क्या इनका निलंबन यानी इनको सांसद से बाहर कर दिया जाए, या फिर इन्हें मतलब सस्पेंड यानी कि कुछ समय के लिए बाहर कर दिया जाए, या फिर इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। रद्द करने का अर्थ है कि ये सांसद और बचे ही ना। ऐसी स्थिति में दो वाक्य हो सकते हैं। निलंबित करने का कार्य स्पीकर महोदय खुद कर सकते हैं, लेकिन जब सदस्यता रद्द करने की बात आती है तो समिति के निर्माण की बात आती है। एक समिति बने, जो समिति लगातार 1 महीने तक राहुल गांधी जी से पूछताछ करे और निर्णय लेकर के फिर यह फैसला करे कि ठीक है, ये काम इनके अगेंस्ट किया जाना चाहिए। सवाल बड़ा बनता है, क्या आज से पहले कभी किसी सांसद की सदस्यता रद्द हुई है? तो इस विषय पर भी मैं आपको तथ्य और देता हूं। तो इधर देख सकते हैं, बीजेपी मूव टू गेट राहुल गांधी सस्पेंडेड फ्रॉम पार्लियामेंट। तो ये स्पेशल प्रोब पैनल यानी कि विशेष जांच समिति क्या होती है, ये प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी, ठीक है। तो अभी राहुल गांधी जी एक भारतीय राजनेता के सांसद साथ साथ सांसद भी हैं और 17वीं लोकसभा में ये वायनाड केरल से निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है मैंने आपको बता दिया, इनका एक बयान चर्चा में है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था वो शब्द भी मैं सुना तो दूंगा, मतलब बोल के सुना दूंगा। क्या सफाई दी उन्होंने कहा कि नहीं, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। फिर इस पर जांच समिति बिठाने की जो बात हो रही है उसका कानूनी आधार क्या है, क्या उन्होंने किसी भी संसद के विशेष अधिकार का हनन किया है, और सांसदों के नियमों के निलंबन के नियम क्या हैं, और अब इस बारे में आगे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको यहां जाननी चाहिए, ठीक है। नंबर 1, चर्चा में क्यों है तो हमने बता दिया, बीजेपी ने ओम बिड़ला जी से कहा है कि वो एक स्पेशल कमेटी बिठाएं लोकसभा के अंदर, जो कि राहुल गांधी जी की सस्पेंशन को लेकर के, जिसमें कि उन्होंने देश को शर्मिंदा किया है, इस पर काम करें, ठीक है। लंदन में राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, तो राहुल गांधी जी ने कहा था फरवरी और मार्च में जब वो टूर पर गए थे तो उनका था लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी। तो इन्होंने भारत की सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर कब्जा हो गया है, इसी के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है। इन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष के साथ लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं, चाहे संसद हो, न्यायालय हो, प्रेस हो, चुनाव आयोग हो, सभी पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण किया जा चुका है। राहुल गांधी लंदन में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि संसद में काम कर रहे माइक्रोफोन को अक्सर विपक्ष के बोलने पर बंद कर दिया जाता है। यही सारा की सारा विवाद का कारण बना हुआ है कि अगर सांसद कुछ बोलते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है, ये बात इन्होंने बोली, ठीक है। इस प्रकार से आपने कैम्ब्रिज के अंदर जाकर के अपना भाषण दिया था। कैम्ब्रिज में ये विजिटिंग फेलो की तरह से गए थे। डेवलपमेंटल स्टडीज पर आपने एमफिल किया था वर्ष 1995 में यहां से, इसलिए ये बात बोल रहे थे, ठीक है। राहुल गांधी जी ने फिर अपनी बात पर सफाई क्या दी, इन्होंने कहा कि मेरा बयान एक व्यक्ति को लेकर था, मैंने भारत के लोकतंत्र के संबंध में बात कही, इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश को दखलंदाजी के लिए नहीं कहा, ठीक है। राहुल ने कहा कि केवल भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया, इसके लिए मुझे एंटी नेशनल नहीं कह सकते। मेरा विश्वास है कि भारत का अंदरूनी मुद्दा है, हम इसे सुलझा लेंगे। तो यही तो इनसे इस समय बीजेपी मांग कर रही है कि आपने अपने मुद्दे को वहां क्यों रखा, और अगर आपने वहां रखा तो उसमें आप ये क्यों बोल रहे हो कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया तो सोचो दुनिया पर क्या होगा। तो एक प्रकार से आप वहां जाकर के, और स्वाभाविक सी बात है, विदेश का कोई नेता, आप सोचिए ना कि हमारे देश के अंदर अमेरिका से कोई व्यक्ति आए और आकर के अपने देश की बातें कहने लगे, तो क्या इमेज जाएगी अमेरिका के लिए आपके दिमाग में कि वहां तो लोकतंत्र है ही नहीं, उनके अपोजिशन के इतने बड़े नेता ऐसी बात बोल रहे हैं, है ना। तो इमेज जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। इस मुद्दे को लेकर के ही सारी बहस शुरू हो रही है, ठीक है। अब सवाल बनता है कि विशेष समिति गठित करने का कानूनी आधार क्या है, क्या कोई कानून ऐसा है जिसके तहत इसको बनाया जा सकता है। तो असल में सदस्यों के नैतिक आचरणों को देखने के लिए आचरण समिति की आचार संहिता है, जिसके तहत इस काम को किया जाता है, जिसके तहत पहले भी 1951 के अंदर एच.जी. मुदगल की सदस्यता रद्द की गई, 1976 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता रद्द की गई इमरजेंसी के दौरान, 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई,
2005 में सवाल के बदले पैसे लेने के लिए 11 सांसदों की सदस्यता रद्द की गई, यानी रद्द किया जाना प्रक्रिया का पार्ट है। तो सवाल बनता है, क्या राहुल गांधी के भी विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है? तो ऐसी स्थिति में ये तो जांच समिति खुद निर्धारित करेगी कि अल्टीमेटली उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। कौन सी रूल्स हैं जो इस तरह की चर्चाएं करते हैं? तो देखिए, राज्यसभा के अंदर अगर रूल्स की बात की जाए तो वो रूल 256 क्लॉज भी है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो 373 क्लॉज, मतलब 373 और 374 है, जिसको ध्यान में रखते हुए सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। क्या वाकई में इनका निलंबन हो पाएगा यदि समिति बन गई? तो देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी बहुमत में है और समिति का निर्णय अगर ऐसा आता है कि इन्हें निलंबित किया जाए तो एग्जीक्यूशन में इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न है जो आपके यहाँ से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाइयों से यूपीएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से आज के ये सेशन में सारी समझ विकसित हो गई होगी। अगर ऐसा है तो सेशन को अपने सभी साथियों से ज़्यादा साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि यहाँ से आगे मैं आपको 10 क्वेश्चन वन लाइनर दूंगा जिन्हें आपको खुद पढ़ना है। शनिवार के दिन सुबह 9:30 बजे हमारी रिवीजन क्लास में आपको पढ़कर हाजिर होना है। ठीक है, देखिए, तो ये आपके सामने कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर दे दिए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे और इन्हें पढ़ करके 15 नंबर तक क्वेश्चन है वन लाइनर जिन्हें आपको पढ़ना होता है। और ये मैं अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर और जो कमेंट बॉक्स में हमने अपना लिंक पिन किया हुआ है वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अपनी पाठशाला जो कि हमारा RNA बाय अंकित अवस्थी चैनल हुआ करता था, अब उसका नाम हो चुका है अपनी पाठशाला। तो फिलहाल आपका स्वागत भी अपनी पाठशाला पर ही चल रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाएं। ठीक है, अपना एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर अब अपनी पाठशाला के नाम से आ चुका है। आप उसमें भी अपने कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। मेरा कोर्स पेड क्लोज के अंदर उपलब्ध है। 1999 रुपीज़ में आपको स्टेट PCS, SSC, रेलवे और डिफेंस की क्लासेस मिल रही हैं। अपनी पाठशाला पर हमारी अपनी नए बैचेस अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू हो रहे हैं। यदि आप चाहते हैं उन नए बैचेस में एनरोल होना तो अपने आप को अभी एनरोल कर लें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नए बैच में एनरोल करने के लिए भी आप अभी से अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। पूरी वैलिडिटी 1 साल की है। नए कोर्सेज का अनाउंसमेंट भी उसी क्रम में हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड है और एक GK बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से भी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कर लेंगे। बाकी हमारे कॉल सेंटर पर लिस्ट लगातार बड़ी होती जा रही है। हमने आपसे कहा था कि हम आपकी सुविधा सहयोग के लिए कॉल सेंटर रखेंगे। अब आपके सामने इतने सारे नंबर हैं जिन पर आप सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कॉल करके किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से पर्याप्त है। पूरा कॉल सेंटर ही हमने आपके लिए बिठा दिया है। कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लें कोर्स से संबंधित। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।